एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लेजेंडरी वॉरियर ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है। वो अपने मैजिक का यूज करके उस ड्रैगन को खत्म कर देता है, पर वो वॉरियर खुश नहीं था क्योंकि वो अपने पावर की लिमिट तक पहुंच गया था। फिर वो अपने क्रेस्ट के 4th स्टेज पर आने के बाद वहां से रिकार्नेट होकर दूसरी दुनिया में चला जाता है, जहां वो एक मर्चेंट के साथ ट्रेवल कर रहा होता है और वो मर्चेंट उससे कहता है कि हम जल्द ही रॉयल कैपिटल पहुंचने वाले हैं। फिर वो मर्चेंट उससे पूछते है कि तुम आखिर रॉयल कैपिटल क्यों जा रहे हो, और वो उसे बताता है कि मुझे रॉयल एकेडमी में हिस्सा लेना है जिससे कि मैं और स्ट्रॉन्ग हो पाऊंगा। और मर्चेंट उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पहले इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारी क्रिस्ट को देखकर लगता है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो। फिर वो बताता है कि यहाँ पास में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहा है, पर मर्चेंट उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है। तभी उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और वो लड़का उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में खत्म कर देता है, जिसे देखकर मर्चेंट भी हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो दोनों रॉयल कैपिटल पहुंच जाते हैं, जहां अपना मेन कैरेक्टर मैटी रॉयल कैपिटल में घूम रहा होता है। और तभी वो एक शॉप के अंदर जाता है। वहां एक लड़की शॉप ओनर से सोड बनाने के लिए कह रही होती है और बताती है कि मेरी दोस्त का एंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए मुझे जल्दी से एक सोड चाहिए। पर वो शॉप ओनर मना कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि मैजिक इनहेंसमेंट में बहुत ही टाइम लगता है, जिस वजह से मैं इतनी जल्दी से सोड नहीं बना सकता हूँ। और वो लड़की ओनर से कहती है कि आप ही मेरी लास्ट उम्मीद हो। तभी मैटी उसके पास आता है और वो शॉप ओनर से कहता है कि मैं मैजिक इनहेंसमेंट कर सकता हूँ, जिस पर शॉप ओनर मैटी से कहता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि तुम पूरा ना कर सको। मैटी बताता है कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर वो लड़की शॉप ओनर से सोड बनाने के लिए बोलती है। वो उससे कहती है कि मुझे इस लड़के पर ट्रस्ट है। और उसके बाद मैटी और वो लड़की बैठकर बातें करने लगते हैं। वो लड़की मैटी को अपना नाम अल्मा बताती है और मैटी उसको अपना नाम बताता है, जिसके बाद अल्मा मैटी से कहती है कि सोड बनने के बाद हम दोनों साथ में घर चलेंगे। तभी वहाँ पर अल्मा की फ्रेंड आ जाती है और उसको देखकर मैटी हैरान हो जाता है क्योंकि वो दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। मैटी उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद वो कुछ बोल नहीं रही होती है और मैटी को लगने लगता है कि शायद से मेरा इंट्रोडक्शन ठीक नहीं था। फिर वो लड़की भी घबरा कर अपना इंट्रोडक्शन देती है और मैटी को अपना नाम लूरी बताती है और कहती है कि मैं कोई भी रिलेशन में नहीं हूँ, जिसे सुनने के बाद मैटी सोचने लगता है कि शायद से यहाँ पर लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बताते हैं। इधर शॉप ओनर उस सोड को बना कर लेकर आता है। फिर मैटी उस मैजिक स्टोन का यूज करके उसमें मैजिक इनहेंसमेंट यूज कर देता है। शॉप ओनर पूछता है कि तुमने इतनी जल्दी मैजिक इनहेंसमेंट कर दिया। फिर लूरी उस सोड को टेस्ट करने के लिए उठाने लगती है, पर जैसे ही वो सोड टेबल को टच करती है तो बीच से कट जाती है और उसको देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। शॉप ओनर मैटी से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, वो भी इतने कम टाइम में। फिर मैटी कहता है कि उसने बहुत ही नॉर्मल मैजिक का यूज किया। और ये सुनने के बाद अल्मा मैटी से कहती है कि तुम इसको नॉर्मल कह रहे हो। शॉप ओनर मैटी से कहता है कि क्या तुम बड़े होकर मैजिक इनहेंसर बनना चाहते हो, पर मैटी मना कर देता है। फिर मैटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए रॉयल एकेडमी में आ जाता है, जहाँ पर वो लूरी और अल्मा से मिलता है। लूरी कहती है कि हम सभी साथ में इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करेंगे। और उसके बाद हम लूरी को देखते हैं जो कि बैटल कर रही होती है और लूरी अपने ओपोनेंट को सोड बैटल में हरा देती है और टेस्ट को पास कर लेती है। अगली बारी मैटी की होती है और मैटी से बैटल नाइट कैप्टन करने वाले थे और वो मैटी से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने लूरी की सोड को इनहेंस किया है। फिर ओ नाइट मैटी से कहते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें क्या सिखाया है। ये सुनने के बाद मैटी कैप्टन से पूछते हैं क्या आप मेरे फादर को जानते हो, और कैप्टन मैटी से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगा। उसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं और मैटी अपने पावर का यूज करके कैप्टन को हरा देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और अगली ट्रेनिंग शूटिंग की होती है, जहाँ पर अपने मैजिक का यूज करके टारगेट को शूट किया जाता है। लूरी अपने फायर मैजिक का यूज करके टारगेट को शूट करने लगती है और मैटी देखता है कि यहाँ सभी मैजिक का यूज करने से पहले उस मैजिक को स्पेल करते हैं। लूरी ने टेस्ट को पास कर लिया होता है और उसके बाद मैटी की बारी होती है और मैटी टीचर से पूछते है क्या फायर मैजिक का यूज करना जरूरी है, हम किसी और मैजिक से टारगेट को शूट नहीं कर सकते हैं। और टीचर कहता है कि फायर मैजिक सबसे सफिशिएंट मैजिक होता है, इसलिए सभी उसका यूज करते हैं। और फिर मैटी टीचर को थोड़ा पीछे हटने के लिए कहता है। फिर वो अपने फायर मैजिक का यूज करते हैं, जिससे कि वहाँ सभी टारगेट के साथ ग्राउंड भी खत्म हो जाता है। ये देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मैटी कहता है कि शायद से मैं थोड़ी ज्यादा पावर का यूज कर लिया। फिर मैटी अपने यूनिफॉर्म को पहनने के बाद लूरी और अल्मा से मिलता है और उसके बाद वो सभी साथ में एंट्रेंस सेरेमनी में आ जाते हैं, जहाँ हेडमास्टर सभी स्टूडेंट्स के पास होने पर उन्हें कांग्रेट्स कहता है और कहता है कि तुम सभी को मेहनत करके और स्ट्रॉन्ग बनना है। हेडमास्टर एडवर्ड ने स्पीच में ज्यादा टाइम नहीं लगाया और जाते टाइम वो मैटी से कहता है कि तुम मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। फिर मैटी हेडमास्टर को ऑफिस के गेट के पास ले आता है और सोचता है कि आखिर मुझे हेडमास्टर ने क्यों बुलाया होगा। वो सोच रहा होता है कि शायद से हेडमास्टर को पता चल गया होगा कि मैंने ग्राउंड को अपने मैजिक से डिस्ट्रॉय कर दिया और वो मुझे इस वजह से एक्सपेल करने के बारे में सोच रहे होंगे, पर मैंने तो ग्राउंड को ठीक कर दिया था। और तभी हेडमास्टर उसके पीछे आ जाते हैं और मैटी को अंदर जाने
बनाने के लिए कहते हैं। फिर हेडमास्टर मैटी से पूछते हैं कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, मैंने सुना है कि तुमने नाइट के कैप्टन को भी हरा दिया और तुम वर्डलेस मैजिक यूज कैसे कर पाते हो। वो मैटी से कहते हैं कि तुम आगे चलकर और भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तुमने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर सभी का मैजिक यूज करने से पहले स्पेल कास्ट किया जाता है, क्योंकि वर्डलेस मैजिक गायब हो चुका है और कोई भी इस मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। फिर मैटी सोचने लगता है कि शायद से ऐसा ही होगा, तभी वो सब वर्डलेस मैजिक के बारे में सुनकर हैरान हो गए थे। टीचर मैटी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी को वर्डलेस मैजिक के बारे में सिखाओ, जिससे कि हम आने वाले कंपटीशन में यहाँ के फर्स्ट रॉयल एकेडमी को हरा सके और ये प्रूफ कर पाएंगे कि वर्डलेस मैजिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। फर्स्ट एकेडमी हमसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें उसके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। और मैटी हेडमास्टर की बात समझ जाता है। वो सभी स्टूडेंट को वर्डलेस मैजिक सिखाने के लिए मान जाता है और उसके बाद इंस्ट्रक्टर सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम सभी स्टूडेंट को वर्डलेस मैजिक का यूज करना सिखाया जाएगा। तुम सभी को ये मैजिक न्यू इंस्ट्रक्टर मैटी सिखाएंगे। और उसके बाद मैटी सभी को अपना वर्डलेस मैजिक का यूज करके दिखाता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि कहीं मैटी डीमन तो नहीं है, क्योंकि डीमंस ही वर्डलेस मैजिक का यूज करते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर भी वर्डलेस मैजिक का यूज करके टारगेट को शूट करता है और बताता है कि हम भी वर्डलेस मैजिक का यूज कर सकते हैं। मुझे मैटी ने ट्रेनिंग दी है और मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स इस मैजिक को अच्छे से सीख सके। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स वर्डलेस मैजिक का यूज कर रहे होते हैं और उन सभी को देखकर लूरी कहती है कि सभी ट्रेनिंग में बहुत ही फोकस्ड हैं, पर मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची है। और तभी मैटी उसके पास आता है और उसको पता चल गया होता है कि लूरी की एनर्जी खत्म हो चुकी है। फिर वो अपनी एनर्जी लूरी में ट्रांसफर करने लगता है और उसके बाद लूरी भी वर्डलेस मैजिक का यूज कर पा रही होती है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर एक मंथ के बाद कॉम्पिटिशन का दिन आ जाता है। लूरी मैटी को बताती है कि इस बार चूजन वन नहीं आया, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उनकी वजह से ही फर्स्ट एकेडमी जीत पाती है और उससे पहले टाइटल नाइट कैप्टन के पास थी। फिर मैटी बताता है कि वो मुझसे 10 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये सुनते ही अल्मा और लूरी दोनों हैरान हो जाते हैं। मैटी उन दोनों से पूछते हैं क्या डीमंस ह्यूमंस के दुश्मन है, और लूरी बताते हैं कि ह्यूमंस के लिए सबसे बड़ा खतरा डीमंस है। फिर मैटी बैटल के लिए जाने लगता है और वो सोच रहा होता है कि डीमंस इस दुनिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। इधर फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट मैटी को उसके क्रिस्ट की वजह से फेलियर कह रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मैटी को पता चल गया होता है कि वो स्टूडेंट असल में एक डीमन है जो कि स्टूडेंट के रूप में यहाँ पर आया है। फिर फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट कहते हैं कि शायद से सेकंड एकेडमी के लोगों ने जीतने के बारे में सोचना बंद कर दिया है। उसके बाद फाइट शुरू हो जाती है और मैटी उस डीमन पर अटैक करता है, जिससे कि वो बच जाता है। फिर वो अपना मैजिक यूज करके मैटी पर अटैक करता है, लेकिन उसने अपना मैजिक कास्ट नहीं किया था और ये देखकर सभी को उसकी सच्चाई का पता चल जाता है। उसके बाद मैटी उसके अटैक को डोज कर रहा होता है और वो डीमन मैटी से पूछता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, जिस पर मैटी उससे कहता है कि तुम बहुत ही वीक हो। और उसके बाद मैटी उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, जिससे कि वो डीमन अपने असली रूप में आ जाता है और उसकी सच्चाई सभी के सामने आ गई होती है। हेडमास्टर सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और वो डीमन मैटी पर अटैक करता है, जिसे मैटी अपने बैरियर से ब्लॉक कर लेता है। और जब वो डीमन वहाँ से भागने जा रहा होता है तभी मैटी उस पर अटैक करके उसको मार देता है और ये देखकर एडवर्ड कहता है कि इसने अकेले ही डीमन को हरा दिया। फिर मैटी सोचने लगता है कि मैंने अपनी पास्ट की लाइफ में सभी डीमंस को खत्म कर दिया था, पर शायद से इस दुनिया में आज सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी है। फिर मैटी बताता है कि रीकार्नेशन के बाद मेरा जन्म यहाँ एक फैमिली में हुआ और मैं उस फैमिली का थर्ड सन हूँ, पर मुझे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सब कुछ पता था, जिस वजह से मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। सभी मेरे क्रेस्ट की वजह से मुझे बहुत ही कमजोर समझते हैं, पर उन्हें इस बारे में नहीं पता कि मेरा फोर्थ क्रेस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मुझे इस बारे में पता लगाना है कि इस क्रेस्ट के बारे में ऐसे रूमर्स किसने फैलाए होंगे। फिर सीन चेंज होता है और सभी स्टूडेंट्स डीमन को देख रहे होते हैं और इधर लूरी मैटी को आगे जाकर हक कर लेती है और कहती है कि तुम्हें ठीक देखकर बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद एडवर्ड और मैटी दोनों रॉयल पैलेस में आ जाते हैं और मैटी एडवर्ड से कहता है कि मैंने बस एक डीमन को हराया है, तो भला किंग मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। और एडवर्ड मैटी को बताता है कि हिस्ट्री में पहली बार किसी ह्यूमन ने अकेले एक डीमन को हराया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। फिर वो दोनों किंग से मिलने के लिए आ जाते हैं और किंग एडवर्ड से पूछते क्या ये वही है जिसने डीमन को हराया है। फिर मैटी अपने बारे में किंग को बताता है और किंग मैटी से कहते हैं कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड में एक टेरिटरी देना चाहता हूँ। और ये सुनते ही मैटी मन में सोच रहा होता है कि मुझे टेरिटरी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी टेरिटरी को मैनेज कर पाऊँ। किंग कहते हैं कि तुम जिस एज में उसके हिसाब से तुम टेरिटरी देना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारी पब्लिक में तारीफ करना चाहता हूँ, पर अगर डीमन को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो सभी के सभी रॉयल कैपिटल खतरे में पड़ जाएगा। जिसे सुनने के बाद मैटी किंग से कहते हैं कि आप मुझे कोई दूसरा रिवॉर्ड दे। और किंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक मैजिक शॉट दे सकता हूँ जिसके अंदर डबल इनहेंसमेंट है और मुझे ये एक शॉप ओनर ने दी है। फिर मैटी को
याद आता है कि उस दिन उसने एक शॉप ओनर की टेबल के बदले में उसको एक डबल इन्हेंसमेंट वाली सोड बनाकर दी थी। किंग मैटी से पूछते कि उसको भला किस तरह का रिवॉर्ड चाहिए और मैटी कहते कि मैं यहाँ सभी डंजन्स के रिसोर्स को यूज करना चाहता हूँ। वो सोच रहा होता है कि डंजन के अंदर बहुत ही सारे रेयर आइटम होते हैं और शायद से इसके बारे में यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है, इसलिए मैं सभी डंजन्स को क्लियर करने के बाद उन सभी रिसोर्स का यूज करके डीमंस को आसानी से हरा सकता हूँ। किंग मैटी की बात मान लेते और फिर मैटी से कहते कि मुझे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए। वो बताते कि हमारे नेशन के 4 मैजिक चूसर वन गायब हो चुके हैं और मैटी सोचता है कहीं वो डीमंस तो नहीं है। फिर किंग बताते कि मैजिक चूसर वन बहुत ही सालों से यहाँ पर है और इससे पता चलता है कि वो सालों से डीमंस से लड़ते हुए आ रहे हैं। मैटी सोचने लगता है कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में सभी डीमंस को तो खत्म कर दिया था, पर शायद से कुछ डीमन बच गए होंगे जिन्होंने अपनी पावर को इंक्रीज किया होगा और वो ह्यूमैनिटी को अपना सबसे बड़ा खतरा मानकर सभी ह्यूमंस को खत्म करना चाहते होंगे। किंग मैटी से कहता है कि तुम्हारी वजह से नेशन के सभी डीमंस जा चुके हैं और मैटी किंग से कहता है कि अभी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने वाली है। सभी डीमंस एक साथ मिलकर नेशन पर अटैक करेंगे और उन्हें ऐसा करने में 3 मंथ्स का टाइम लग जाएगा, जिसे सोचकर किंग परेशान हो रहा होता है। फिर मैटी बताता है कि हमें डीमन से बचने के लिए एक बड़ा सा बैरियर बनाना होगा। मैटी उन्हें बताता है कि हमें उस बैरियर को बनाने में बहुत ही ज्यादा मैजिक की जरूरत है और मैं सभी स्टूडेंट्स को भी वर्डलेस मैजिक सिखा दूंगा जिससे कि वो सभी स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे और हम 1 महीने के अंदर बैरियर बना लेंगे। किंग मैटी को मदद के लिए थैंक्स कहता है और उसके बाद मैटी ट्रेजर रूम में आ जाता है, जहाँ पर गार्ड मैटी से कहते हैं कि आप इस रूम के अंदर से कुछ भी ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। फिर मैटी उन सभी ट्रेजर में से एक सोर्ड को देखता है और उसको याद आता है कि इस सोर्ड को मैंने अपने पास्ट लाइफ में बनाई थी। मैटी उस सोर्ड को ले आता है और उसके साथ एक पेंडेंट भी होता है जो कि पावर को इंक्रीज कर सकती है। फिर उसके बाद मैटी एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है और सभी स्टूडेंट्स वर्डलेस मैजिक का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। लूरी और अल्मा दोनों मैटी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हेडमास्टर ने हमें बताया है कि एक बैरियर बनाने वाले हो, जिस पर मैटी हाँ कहता है और बताता है कि अभी मैं डंजन में कुछ रिसोर्स को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो सोचता है कि अगर मैं एक पार्टी बनाकर डंजन में जाता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद वो अल्मा और लूरी दोनों से कहते हैं क्या तुम दोनों मेरे साथ एक पार्टी बनाकर डंजन में चलोगे, जिसे देखकर वो दोनों सोचने लगते हैं और मैटी को लग रहा होता है कि शायद से ये दोनों मना कर देंगे। फिर वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं और लूरी बताते हैं कि अल्मा सोड यूज नहीं कर सकती है पर वो बो का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती है। ये सुनने के बाद मैटी अल्मा के लिए मैजिक बो बनाता है और उसको दे देता है। फिर लूरी मैटी से पूछती है क्या तुम मुझे मैजिक इनहेंसमेंट सिखा सकते हो और मैटी उससे पूछते है क्या तुम्हें मैजिक इनहेंसमेंट अच्छा लगता है, जिस पर लूरी हाँ कहती है और बताते कि जब से मैंने तुम्हें मैजिक इनहेंसमेंट करते हुए देखा था तब से मैं उसको सीखना चाहती हूँ। मैटी उसको सिखाने के लिए मान जाता और उसके बाद वो सभी डंजन में आ जाते हैं। डंजन के अंदर जाते ही मैटी एक छोटे से मोस्टर को लाता है और अल्मा उस पर अपने बो से अटैक करती है जिससे कि वो खत्म हो जाता है। फिर मैटी अल्मा से कहते है कि तुम जाकर डंजन में ऐसे मोस्टर को खत्म करो। फिर अल्मा उसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है और इधर लूरी मैटी से कहती है कि क्या अब तो मुझे मैजिक इनहेंसमेंट सिखाने वाले हो, जिस पर मैटी उसको बताता है कि मैजिक इनहेंसमेंट का यूज करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए तुम्हें उसको सीखने के लिए सही टाइम का वेट करना होगा। ये सुनकर लूरी सैड हो जाती है और दोनों आगे जाने लगते हैं, जहाँ पर मैटी डंजन की दीवार को तोड़ देता है। लूरी उससे पूछती है कि तुमने इस दीवार को क्यों तोड़ा और मैटी बताता है कि डंजन की दीवारें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, हम इसके मटेरियल का यूज करके स्ट्रॉन्ग वेपन भी बना सकते हैं और लूरी उस पर अपने मैजिक का यूज करने लगती है। इधर अल्मा उन दोनों के पास आती है। फिर लूरी अल्मा को एक आर्मर देती है जिसे उसने खुद बनाया होता है। ये देखकर अल्मा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मैटी उन दोनों से कहता है कि हम इस डंजन के 10वें फ्लोर को चेक करने वाले हैं, जिसे सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और वो दोनों भी इसके लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी स्ट्रॉन्ग बनना है। फिर वो सभी मोस्टर को हराते हुए 10वें फ्लोर पर आ जाते हैं और उनकी पावर लेवल भी इंक्रीज हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर एक वुल्फ मोस्टर आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और मैटी उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को सेफ रहना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो वुल्फ उन दोनों पर अटैक करता है जिससे कि वो दोनों बच जाते हैं। मैटी सोचता है कि क्या मुझे इन दोनों की मदद करनी चाहिए। फिर अल्मा और लूरी दोनों अपनी पावर का यूज करके उस वुल्फ मोस्टर को खत्म कर देती है। मैटी उन दोनों से कहता है कि तुम्हारा टीम वर्क तो बहुत ही अच्छा है और उसके बाद वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर कैंप करके रेस्ट करना चाहिए, पर अल्मा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर मैटी अपने मैजिक स्टोन का यूज करके वहाँ पर एक बैरियर बना देता है। वो उन दोनों से बैरियर के अंदर रहने के लिए कहता है और बताता है कि मैं 25वें फ्लोर तक जाने वाला हूँ, जिसे सुनकर अल्मा हैरान हो जाती है और बताता है कि यहाँ डंजन में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी भी 23 फ्लोर पर ही जा पाती है, इसलिए तुम्हारा वहाँ पर जाना सेफ नहीं होगा। और मैटी बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। इतना कहने के बाद मैटी नीचे सभी फ्लोर को चेक करने के बाद सीधा 25वें फ्लोर पर आता है, जहाँ पर उसको बहुत ही सारे मोस्टर्स फील हो रहे थे और उन सभी को मार देता है। तभी उसके सामने एक बड़ा सा स्नैक मोस्टर आ जाता है और मैटी सोचता है कि इसको मैंने पहले भी हराया है। फिर वो उस मोस्टर से लड़ने लगता है और उसके सभी अटैक
अटैक को डोज करने के बाद वो उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन उस स्नेक मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। फिर मैटी अपने मैजिक स्टोन को तोड़कर उसकी पावर को सोर्ड के साथ मर्ज करने के बाद उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। और इधर अल्मा और लोरी भी डंजन को हिलते हुए महसूस कर रही होती है। फिर मैटी उन दोनों के पास आता है और कहता है कि मैंने डंजन को क्लियर कर दिया, और उसके बाद वो उन दोनों को मॉन्स्टर को दिखाता है जिसे उसने मारा था। और उस मॉन्स्टर को देखने के बाद लोरी और अल्मा दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद वो तीनों गिल्ड में अपने रिसोर्स को एक्सचेंज करने के लिए आ जाते हैं और गिल्ड वर्कर उन सभी से पूछते हैं कि आपको क्या एक्सचेंज करवाना है। फिर मैटी उस बड़े से स्नेक मॉन्स्टर को बाहर निकालता है और कहते हैं क्या आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। वो वर्कर उस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो जाती है और फिर वो उन सभी से पूछती है कि क्या तुम कुछ और भी सेल करना चाहते हो। जिसके बाद मैटी अपने पास से एक बड़ा सा मैजिक स्टोन निकालता है और उसको देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। फिर मैटी कहते हैं कि मुझे ये छोटा सा मैजिक स्टोन सेल करना है, और ये सुनकर अल्मा मैटी से पूछती है क्या तुम इसको छोटा कह रहे हो। मैटी बताता है कि ये मैजिक स्टोन बैरियर बनाने में यूज नहीं हो सकता है, और सभी रिसोर्सेज को बेचने के बाद उनके पास 750 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। फिर मैटी कहता है कि हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, पर वो दोनों मना कर रही होती है और कहती है कि हमने तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं की है, इसलिए हम इतने गोल्ड कॉइन नहीं रख सकते। और तभी मैटी को कुछ सेंस होता है और वो उन दोनों से कहते हैं कि 2 डीमन सेकंड एकेडमी के पास हैं, उनमें से एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वीक है, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग वाले से लड़ने के लिए जा रहा हूँ और तुम दोनों मिलकर उस वीक वाले से फाइट करो। जिसे सुनने के बाद अल्मा कहते हैं कि हम दोनों उन डीमन से नहीं लड़ सकते, और मैटी बताता है कि तुम दोनों उस डीमन का सामना कर सकती हो। अगर हमने उस डीमन को नहीं रोका तो रॉयल एकेडमी खत्म हो जाएगी। और फिर अल्मा और लोरी दोनों इसके लिए मान जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें उन डीमन से अकेले नहीं लड़ने देंगे और तुम्हारा साथ देंगे। फिर मैटी उन डीमन से लड़ने के लिए चला जाता है और वो डीमन मैटी को अपने पास देखकर हैरान हो जाता है। डीमन मैटी पर अटैक करता है और मैटी सोचने लगता है कि मेरे पास ज्यादा मैजिक पावर नहीं बचा है। फिर वो डीमन मैटी पर अटैक करता है जिसे मैटी ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर वो डीमन बहुत ही हैरान हो जाते हैं और मैटी सोचता है कि मुझे इनकी मैजिक का यूज इन पर ही करना होगा। वो उस मैजिक को उस डीमन पर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देखकर डीमन कहता है कि तुम तो बहुत ही रिसोर्सेज के साथ आए हो। और फिर वो मैजिक पीछे से आकर डीमन को लगता है। इधर अल्मा भी दूसरे डीमन पर एरो से अटैक करती है और मैटी का प्लान उन दोनों से अलग अलग लड़ने का काम करने लगता है। डीमन मैटी पर अपने स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज करने वाला होता है, तभी मैटी अपने मैजिक से उसके मैजिक स्पेल को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो डीमन अपनी सोर्ड निकालकर मैटी से फाइट करने लगता है, पर मैटी उसके सभी अटैक को डोज कर लेता है। डीमन गुस्से में मैटी से कहता है कि मेरा अटैक तुम्हें कैसे नहीं लग रहा है, और मैटी उससे कहता है कि तुम्हारी सोर्ड स्किल अच्छी नहीं है। फिर मैटी उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और तभी वो डीमन अपने मैजिक स्पेल का यूज करता है। वो डीमन मैटी से कहता है कि तुम मेरे ट्रैप में फंस गया है, पर मैटी बच जाता है। और उसके बाद वो डीमन भी मैटी को फाइट में बहुत ही अच्छी टक्कर देने लगता है। जिसके बाद मैटी उस डीमन को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और उसको बताता है कि ये मैजिक तुम्हारी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद वो डीमन नीचे गिर जाता है और वो मैटी से दोबारा लड़ने के लिए खड़ा होने लगता है, पर वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, जिस वजह से वो खड़ा नहीं हो पाता है और वहीं पर गिर कर मर जाता है। फिर दूसरा डीमन ये देखकर उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन अल्मा और लोरी ने दोनों उस डीमन को बहुत ही दूर ले आया था। और फिर मैटी उन्हें देखकर कहता है कि ये दोनों बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे हैं। उसके बाद मैटी उस डीमन को खत्म करने के लिए उसके पास जाने लगता है और इधर वो डीमन अब भागने की कोशिश कर रहा था। फिर मैटी अल्मा को एरो से अटैक करने के लिए कहता है और अल्मा अपने एरो से अटैक करती है, जिसे मैटी अपने मैजिक का यूज करके सीधा उस डीमन के पास पहुंच जाता है और उस अटैक के बाद वो डीमन वहीं पर नीचे गिर जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान होते कि इन 3 बच्चों ने 2 डीमंस को हरा दिया। ये सब देखने के बाद मैटी अल्मा और लोरी को लेकर वहाँ से उड़ जाता है, क्योंकि उसको पब्लिक में नहीं आना था। और अगले दिन किंग उन दोनों को रिवॉर्ड के लिए पैलेस में बुलाते हैं, जहाँ पर किंग मैटी से कहते हैं कि इस बार तुम्हें रिवॉर्ड में क्या चाहिए। और मैटी बताता है कि मैं और भी डंजन्स में जाना चाहता हूँ। ये सुनकर एडवर्ड हैरान हो जाता है और किंग इसके लिए मान जाते हैं। फिर वो अल्मा से पूछते कि तुम्हें रिवॉर्ड में क्या चाहिए, जिस पर अल्मा बताती कि मुझे बहुत ही सारे पैसे चाहिए। और ये सुनकर किंग हंसने लगते हैं। लोरी भी अल्मा की तरह सेफ रिवॉर्ड मांगती है और तभी मैटी को फील होता है कि कोई उन पर नजर रखे हुआ है। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे बारे में मुझे पता चल चुका है, तुम हम पर छुप कर नजर रखे हुए हो। फिर मैटी अपने मैजिक से अटैक करता है और एडवर्ड किंग से कहते हैं क्या आपने उस आवाज को सुनी, जिस पर किंग बताते कि वो फॉर्मर नाइट की आवाज थी। और मैटी बताता है कि वो अपने मैजिक का यूज करके हम पर नजर रखे हुआ था। ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी काम करता है। और उसके बाद मैटी उन्हें उस डीमन की लोकेशन बताता है और एडवर्ड पूछते हैं कि क्या तुमने उसको मार दिया, जिस पर मैटी बताता है कि मैंने उसको इंजर्ड किया। और फिर मैटी किंग से उस लोकेशन के बारे में पूछता है। फिर किंग मैप में देखकर बताते हैं कि ये लोकेशन एक विलेज की है जिसे डीमंस ने खत्म कर दिया है। मैटी बताता है कि वो हम पर एक बिल्डिंग के अंदर से नजर रख रहा था और वो कहता है कि मैं उसके पास जा रहा हूँ, जिस पर अल्मा बताती है कि वो जगह बहुत ही ज्यादा दूर है और वहाँ
जाने में 6 मंथ से लग जाएंगे। फिर मैटी बताता है कि मैं अपने टेलीपोर्ट मैजिक का यूज भी नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर एडवर्ड हैरान हो जाता है और पूछते है क्या तुम टेलीपोर्ट मैजिक जानते हो? जिस पर मैटी बताता है कि मैं अपने क्रिस्ट की वजह से यहाँ पर नहीं जा सकता हूँ, पर मैं कोई दूसरा रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। और उसके बाद मैटी, अल्मा और लोरी तीनों एक साथ पहाड़ की तरफ जा रहे होते हैं और अल्मा बताती है कि हेडमास्टर ने सभी स्टूडेंट्स को डंजन से मिलिट्री लाने के लिए कहा है, जिससे कि वो रॉयल कैपिटल पर एक बैरियर बना सके। और इधर वो दोनों मैटी से पूछते हैं कि हम उस विलेज में कैसे जाने वाले हैं, जिस पर मैटी कहता है कि ये एक सरप्राइज है जो कि तुम्हें कुछ देर बाद पता चल जाएगा। और फिर वो सभी एक डंजन के पास आ जाते हैं। मैटी बताता है कि ये ब्लैक ड्रैगन एरिस है और उसको देखकर अल्मा और लोरी दोनों डर जाते हैं। वो मैटी से कहते हैं कि ये ड्रैगन अकेले ही नेशन को तबाह कर सकता है। फिर मैटी उन दोनों से कहता है कि मैं ड्रैगन से बात करने के लिए जा रहा हूँ और वो दोनों सोच रहे होते हैं कि क्या मैटी ड्रैगन से बात कर सकता है। इधर मैटी ड्रैगन के पास जाने लगता है और सोचता है कि आयरिस को मैं अपने पास्ट लाइफ से जानता हूँ। मैंने इसको एक बार हराया था, जिसके बाद इसने सरेंडर कर दिया और मैं इसको नहीं मारा। फिर ड्रैगन मैटी को देखकर उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद मैटी को लगने लगता है कि शायद से आयरिस ने मुझे पहचाना नहीं और आयरिस मैटी पर अटैक करने वाली होती है। तभी मैटी उसके मैजिक को खत्म कर देता और ये देखकर आयरिस हैरान हो जाती है। फिर वो मैटी से पूछती है कि आप गोयोस हो, जिस पर मैटी बताता है कि मैं दोबारा से रिकार्नेट हुआ हूँ। और ये सुनने के बाद आयरिस मैटी से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैंने आपको पहचाना नहीं। फिर मैटी आयरिस से कहता है कि क्या आप मुझे एक दूसरे विलेज तक ले जाओगे? और आयरिस पूछती है कि आप तो अपनी टेलीपोर्ट मैजिक यूज करके भी वहाँ पर जा सकते हो। जिसके बाद मैटी उसको अपना क्रिस्ट दिखाता है और कहता है कि मैं इस फोर्थ क्रिस्ट की वजह से अपना टेलीपोर्ट मैजिक यूज नहीं कर सकता हूँ। फिर मैटी अल्मा और लोरी से कहता है कि ये ड्रैगन हमारी मदद करने के लिए मान गया है। और इधर आयरिस मैटी से कहती है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। इतना कहने के बाद वो मैटी को अपना विंग्स दिखाती है और बताती है कि आपके जाने के बाद ह्यूमंस ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। उनसे लड़ते टाइम मेरे विंग्स इंजर्ड हो गए। और मैटी से पूछती क्या आप मेरे विंग्स को ठीक कर सकते हो? मैटी अपने मैजिक का यूज करके उसके विंग्स को हील कर देता और फिर मैटी उन्हें अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहता है। पर वो आयरिस से कहता है कि तुम इन्हें अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी मत बताना। और आयरिस मैटी की बात समझ जाती है। जिसके बाद आयरिस अल्मा और लोरी को अपना नाम बताती है और वो दोनों इस बात से हैरान थे कि ड्रैगन उनसे बात कर रहा है। फिर वो सभी ड्रैगन पर बैठकर उड़ने लगते हैं और आयरिस बताती है कि मैं 5000 साल के बाद उड़ रही हूँ। आयरिस अपनी फुल स्पीड में उड़ने वाली होती है और तभी मैटी उसको रोक देता है और कहता है कि ह्यूमंस के लिए तुम्हारी स्पीड ठीक नहीं है, इसलिए तुम थोड़ी कम स्पीड से चलो। और आयरिस मैटी की बात मानकर थोड़ी कम स्पीड कर लेती है। फिर मैटी उस विलेज में पहुंच जाता है और आते ही वो एक डीमन को भी मार देता है। और मैटी को पता चलता है कि यहाँ पर 2 डीमंस हैं। उनमें से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैटी इस बात से खुश था कि अब उसको एक पावरफुल डीमन से लड़ने का मौका मिलेगा। फिर वो उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और मैटी अल्मा और लोरी दोनों से टेलीपैथी का यूज करके बातें करने लगता है, जिससे कि वो सभी एक दूसरे की बातें अपने मन में सुन सकते हैं। और मैटी उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक डीमन है जो कि अपने मैजिक का यूज करके छुपा हुआ है और दूसरा डीमन जो कि पावरफुल है वो इस जगह पर नहीं है। फिर अल्मा को मैटी के मैजिक की मदद से वो डीमन दिखाई देने लगता है और वो अपने एरो निकालकर उस पर चलाने वाली होती है। पर वो देखती कि वो डीमन अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। और मैटी अल्मा को बताता है कि शायद से डीमन को ये बात पता नहीं है कि हम उसको देख सकते हैं। फिर अल्मा उस पर अपने एरो से अटैक करती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और एरो उसको आकर लगती है। वो डीमन आकर कहता है कि तुम मैटी नहीं हो सकती क्योंकि वो इतनी दूर से यहाँ पर नहीं आ सकता है। तुम जरूर कोई दूसरे इंसान हो जो कि मैटी का रूप लेकर यहाँ पर आया है। और मैटी ये सब सुनकर सोचने लगता है कि इसको सच में लगता है कि मैं फेक मैटी हूँ। फिर वो डीमन मैटी पर अटैक करने लगता है और मैटी उसके सभी अटैक को डोज कर रहा होता है। इधर अल्मा एरो से लगातार उस डीमन पर अटैक कर रही होती है और वो एरो डीमन को जाकर लगे जा रहा होता है, जिसे देखकर वो डीमन कहते हैं कि ये एरोस मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जब वो मैटी को मारने के लिए जा ही रहा होता है तभी उसको फील होता है कि उसकी पावर और स्पीड दोनों कम हो जाती है। और मैटी बताता है कि ये सब उन एरो की वजह से हो रहा है, वो तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ये देखने के बाद डीमन अपने बरसेक पावर का यूज करता है। मैटी बताता है कि इस पावर का यूज करके डीमन अपने साथ दुश्मनों को भी मार देते हैं। और वो डीमन अल्मा और लोरी पर अटैक कर रहा होता है, पर वो दोनों वहाँ से गायब होकर पीछे आ जाते हैं। और मैटी बताता है कि तुम जिसके पीछे भाग रहे थे वो बस इल्यूजन था। फिर अल्मा अपने एरो से डीमन के सर पर मारती है और उसके बाद वो डीमन मर जाता है। अल्मा और लोरी दोनों खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डीमन को हराया था। फिर मैटी उन दोनों से कहते हैं कि तुम आयरिस के पास जाओ, मैं अब उस पावरफुल डीमन से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। फिर मैटी अपने 3 मैजिक स्टोन का यूज करता
लगता है, जिसके बाद वो पावरफुल डीमन वहाँ से चला जाता है और वो मैटी से कहता है कि तुमने पहले वाले डीमन को हरा दिया, पर मैं उस डीमन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। जिस पर मैटी उससे कहता है कि अभी मेरा मरने का कोई भी इरादा नहीं है। फिर वो डीमन आकर मैटी पर अटैक करता है, जिसे मैटी ब्लॉक कर लेता है, पर मैटी को भी फील होता है कि ये डीमन सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो डीमन मैटी का हाथ काट देता है और ये देखकर मैटी हैरान हो जाता है। डीमन मैटी से कहते हैं कि तुम अब मरने वाले हो। तभी मैटी का हाथ आकर वापिस से जुड़ जाता है और ये देखकर डीमन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो मैटी पर दोबारा से अटैक करने लगता है, पर मैटी उसके सभी अटैक से बच जाता है और उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, जिससे कि उसके हाथ में कट लग जाता है और वो डीमन कहता है कि इसमें पॉइजन है। फिर डीमन गुस्से में अपनी पावर का यूज कर रहा होता है, पर मैटी अपनी मैजिक पावर का यूज करके उसे खत्म कर देता है और ये देखकर डीमन भी हैरान हो जाता है। लेकिन वो दोबारा से अपने मैजिक यूज करने लगता है, पर मैटी उसको भी खत्म कर देता है और उसके बाद मैटी अपने मैजिक का यूज उस डीमन पर करता है। वो डीमन से कहता है कि अब तुम अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और कुछ देर के बाद तुम अपने मैजिक की वजह से एक्सप्लोड हो जाओगे। फिर वो डीमन अपनी पावर की वजह से एक्सप्लोड हो जाता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद वहाँ पर एक क्रिस्टल आ जाता है और लूरी मैटी के ऊपर जंप करके उसको हक कर लेती है। वो मैटी से पूछती है क्या तुम ठीक हो, और मैटी बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अल्मा मैटी से उस क्रिस्टल के बारे में पूछती है और मैटी बताता है कि इस क्रिस्टल का यूज करके डीमन बाकी सभी डीमंस को रॉयल कैपिटल पर अटैक करने के लिए भेजना चाहता था। अल्मा पूछती कि अब हमें क्या करना चाहिए और मैटी कहता है कि अब सभी डीमन रॉयल कैपिटल की ओर नहीं जा रहे हैं, इसलिए कैपिटल सेफ है। और उसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और आयरिस मैटी से कहती है कि अब मुझे क्या करना होगा। मैटी आयरिस से कहता है कि तुम हमारे साथ रह सकती हो और तुम्हें वो मैजिक आता है जिससे कि तुम एक ह्यूमन में चेंज हो सकती हो। आयरिस उस मैजिक का यूज करके अपने आप को एक गर्ल में चेंज कर लेती है, पर उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, इसलिए अल्मा और लोरी दोनों मैटी को आंखें बंद करने के लिए कहती है और मैटी कहता है कि वो एक ड्रैगन है। फिर वो सभी एकेडमी में आ जाते हैं, जहाँ पर मैटी हेडमास्टर एडवर्ड से आयरिस के एडमिशन के बारे में पूछता है, जिस पर एडवर्ड मान जाते हैं और कहते हैं कि हमें इसका टेस्ट लेना होगा और मैटी इसके लिए मान जाता है। वो कहता है कि मैं भी इसके साथ रहूंगा, क्योंकि मैटी को ये बात पता होती है कि आयरिस एक ड्रैगन है और वो अपने पावर पर कभी भी कंट्रोल खो सकती है, जिस वजह से पूरा एकेडमी ब्लास्ट हो सकता है और एडवर्ड इसके लिए मान जाते हैं। फिर मैटी आयरिस से कहता है कि तुम अपनी पावर को कम यूज करना है और उसके बाद आयरिस के हाथ पर एक क्रिस्ट बना देता है, जिसके बाद अल्मा और लोरी दोनों हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम अपने मैजिक से क्रिस्ट भी बना सकते हो। अगले दिन आयरिस का टेस्ट होने वाला होता है, पर वो टेस्ट में बहुत ही अजीब बिहेव कर रही होती है और एडवर्ड मैटी से पूछते हैं कि आप सच में एक नॉर्मल ह्यूमन है। मैटी बताता है कि ये नॉर्मल है और फिर अगले टेस्ट में आयरिस को नाइट कैप्टन सोर्ड से बैटल करनी होती है। फिर मैटी पूछते है कि ये कौन है और लोरी उसको बताती है कि ये नाइट कैप्टन है जिसे तुमने इंट्रेंस एग्जाम में हराया था, और मैटी कहता है कि मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। इधर आयरिस अपने सोर्ड का यूज करने वाली होती है, तभी उसका सोर्ड गिर जाता है और वो अपने सोर्ड को उठाने लगती है। तभी नाइट उस पर अटैक करता है, पर आयरिस उसके सोर्ड को हाथ से ही पकड़ लेती है और ये देखकर वो नाइट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर आयरिस नाइट को उठाने के बाद उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करती है, जिससे कि नाइट एकेडमी के छत पर जाकर टकराता है। ये देखकर हेडमास्टर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। अगला टेस्ट शूटिंग का होता है, जहाँ पर आयरिस अपने मैजिक का यूज करके उस टारगेट पर शूट करती है, पर उसके मैजिक टारगेट पर ना लगकर मैटी और बाकी सभी की तरफ जा रहा होता है, जिसे मैटी ब्लॉक कर लेता है। पर उस ब्लास्ट की वजह से आसपास की जगह तबाह हो चुकी होती है और उसके बाद आयरिस दोबारा से ट्राई करती है और इस बार अटैक आसमान में ब्लास्ट हो जाता है। वो सभी आयरिस के मैजिक से दूर हो रहे होते हैं और फिर आयरिस लास्ट ट्राई करती है और वो जमीन पर अपने मैजिक का यूज करती है, जिससे कि वो सभी टारगेट के साथ एकेडमी का ट्रेनिंग ग्राउंड भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। फिर मैटी हेडमास्टर से पूछते क्या आयरिस पास हो गई, और हेडमास्टर कहते कि उसने सभी टेस्ट को पास कर लिया है, पर ये एकेडमी तबाह हो चुकी है और मैटी कहता है कि मैं इसको अपने मैजिक से ठीक कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स डंजन में मिथ्रिल और मैजिक स्टूडेंट कलेक्ट कर रहे होते हैं। हेडमास्टर मैटी से कहता है कि हमें और भी ज्यादा स्टूडेंट की जरूरत होगी और मैटी बताता है कि हम फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट की मदद ले सकते हैं। फिर एडवर्ड के पास फर्स्ट एकेडमी के हेडमास्टर आते हैं और वो उससे कहते हैं कि मेरे फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे, जिस पर एडवर्ड कहता है कि आपकी एकेडमी कंपटीशन हार चुकी है और हेडमास्टर फैक्यूस कहते हैं कि उस कंपटीशन में एक डीमन था, इसलिए हम इसके रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और एडवर्ड उससे कहता है कि वो डीमन भी आपके स्टूडेंट में से एक था। फिर फैक्यूस कहता है कि तुम्हारे स्टूडेंट्स कंपटीशन में वर्डलेस मैजिक का यूज कर रहे थे। उसके बाद मैटी फैक्यूस से कहता है कि हम दोबारा से एक कंपटीशन करते हैं, जो भी इस पर जीतेगा हारने वाली एकेडमी उसकी बात मानेगी। फैक्यूस इसके लिए मान जाता है और वो मैटी से कहता है कि तुम इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लोगे, जिस पर एडवर्ड फैक्यूस को मना करने लगते हैं और मैटी इसके लिए मान जाता है। फिर हेडमास्टर फैक्यू वहाँ से जाने लगते हैं और मैटी एडवर्ड से कहता है कि हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगले दिन सभी कंपटीशन के लिए आए होते,
जहाँ पर फर्स्ट एकेडमी के सभी टॉप स्टूडेंट्स ग्राउंड में होते हैं। फिर सेकंड एकेडमी से सिर्फ 5 स्टूडेंट ही लड़ने के लिए आते हैं और उन्हें देखकर फैक्यूस हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम ये कंपटीशन हारने वाले हो। मैटी सोच रहा होता है कि अगर सिचुएशन बिगड़ जाएगी तो आयरिस को बैटल के लिए भेज दूंगा। फिर बैटल शुरू होती है और 5 स्टूडेंट्स वर्डलेस मैजिक का यूज करके सभी स्टूडेंट्स पर अटैक करते हैं, जिसे देखकर फैक्यूस हैरान हो जाता है और कहता है कि ये भी वर्डलेस मैजिक का यूज कर रहे हैं। उन 5 स्टूडेंट्स ने सभी स्टूडेंट्स को हरा दिया और मैटी सोच रहा होता है कि शायद से 5 स्टूडेंट्स भी इनके लिए बहुत ही ज्यादा हो गए हैं, पर फैक्यूस ये रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है और बताता है कि तुमने जरूर चीटिंग की है। और फिर वो आयरिस से कहता है कि नेक्स्ट बैटल ये करेगी, जिस पर आयरिस कहती है कि मेरे पास सोड नहीं है और मैटी उसको हेडमास्टर एडवर्ड की सोड दे देता है, जिसे फैक्यूस चेक करने लगता है और कहता है कि तुमने इस सोड में जरूर मैजिक का यूज किया होगा। पर वो सोड नॉर्मल होती है और एडवर्ड आयरिस से कहता है कि तुम इस सोड का यूज ध्यान से करना, पर जैसे ही आयरिस सोड को बाहर निकालती है तो वो सोड उसकी पावर की वजह से मुड़ जाती है, जिसे देखकर फैक्यूस हैरान हो जाते हैं। फिर वो एडवर्ड से कहते हैं कि तुम्हारे एकेडमी के स्टूडेंट्स मॉन्स्टर हैं, वो वर्डलेस मैजिक के साथ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, और वैसे भी वर्डलेस मैजिक का यूज करना बंद कर दिया गया है। फिर एडवर्ड फैक्यूस से कहता है कि तुमने इस मैजिक का यूज करने से मना किया था, पर मैंने किंग से बात की और वो वर्डलेस मैजिक के खिलाफ नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें इसकी परमिशन दे दी कि तुम कभी भी वर्डलेस मैजिक को स्ट्रॉन्ग नहीं समझते हो। जिस पर फैक्यूस कहता है कि मैं अपने नेशन में इस तरह के मैजिक को नहीं आने दे सकता हूँ। और तभी वहाँ पर किंग आ जाते हैं और वो फैक्यूस से कहते हैं कि तुमने मेरे ऑर्डर्स को नहीं माने, इसलिए वो फैक्यूस को प्रिजन में डालने का ऑर्डर देते हैं। जिसके बाद गार्ड्स फैक्यूस को पकड़ कर ले जाते हैं और किंग फर्स्ट एकेडमी के सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम सभी सेकंड एकेडमी के स्टूडेंट की मदद करने वाले हो और साथ में तुम वर्डलेस मैजिक भी सीखोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आने वाले खतरे में तुम सभी इस नेशन को प्रोटेक्ट करो। और सभी स्टूडेंट्स किंग की बात मान लेते हैं। मैटी हेडमास्टर से कहता है कि किंग को बुलाने का आपका डिसीजन बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद मैटी अपने पार्टी के साथ डंजन में जाने लगता है और अल्मा कहती है कि फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स भी हमारी मदद कर रहे हैं, इससे बैरियर बनाने का काम जल्दी पूरा हो जाएगा। और फिर लूरी पूछती है कि हम इस डंजन में क्या करने के लिए आए हैं। मैटी बताता है कि हमें 60 सेंटीमीटर का मैजिक स्टोन चाहिए और उसके लिए हम डंजन में आए हैं। फिर मैटी कहता है कि आयरिस का जो मैजिक स्टोन है वो 70 सेंटीमीटर का है, और ये सुनकर आयरिस डर जाती है और अल्मा मैटी से कहती है कि तुम आयरिस को मारने के बारे में सोच रहे हो। जिस पर मैटी बताता है कि ऐसा नहीं है और वो सभी डंजन के और अंदर जाने लगते हैं, जहाँ अल्मा और लूरी दोनों मिलकर वोल्फ मॉन्स्टर को आसानी से हरा रही होती है। पर दूसरी तरफ आयरिस अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। अल्मा बताती कि ये पहली बार था कि हम दोनों 17 फ्लोर पर आए हैं, और आयरिस उन्हें बताती कि एक पर्सन ऐसा भी है जो कि 600 से ज्यादा फ्लोर पर जा चुका है, और मैटी मन में कहता है कि वो मैं ही था। फिर उसके बाद मैटी लूरी को मैजिक स्टोन यूज करने के लिए फॉर्मेशन बनाने के लिए कहता है, और लूरी अपने मैजिक यूज कर रही होती है, पर वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है। और उसके बाद मैटी उसकी मदद करता है। मैटी आयरिस से कहता है कि तुम अपने मैजिक का यूज करो और ज्यादा मत करना, वरना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आयरिस अपने मैजिक का यूज करके उस मैजिक स्टोन पर करने लगती है, और मैटी उसको अपना मैजिक लो करने के लिए बोलता है, पर आयरिस को लगता है कि मैटी उसको और भी ज्यादा मैजिक यूज करने के लिए बोल रहा है। फिर आयरिस मैजिक का यूज बहुत ही ज्यादा करने लगती है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है, और मैटी बताता है कि इस ड्रैगन का मैजिक स्टोन 60 सेंटीमीटर तक है। फिर मैटी आयरिस से कहता है कि तुम उस ड्रैगन से फाइट करो, और जैसे ही आयरिस उससे लड़ने के लिए जाती है तो वो ड्रैगन आयरिस पर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है। और मैटी कहता है कि हमें इस ड्रैगन को हराने के लिए मैजिक फॉर्मेशन का यूज करना होगा, इसलिए वो आयरिस से कहता है कि तुम उस ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ करो और अल्मा और लूरी तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तब तक मैं फॉर्मेशन बनाता हूँ। और फिर आयरिस जैसे ही उस ड्रैगन का मजाक उड़ाती है, जिससे कि वो ड्रैगन उसके पीछे पड़ जाता है। इधर अल्मा और लूरी दोनों उस ड्रैगन पर अटैक कर रहे होते और उनके अटैक काम नहीं कर रहे होते। मैटी मैजिक स्टोन का यूज करके वहाँ पर फॉर्मेशन बना रहा होता है, तभी ड्रैगन अल्मा और लूरी पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। मैटी आयरिस से कहते हैं कि तुम उन दोनों को प्रोटेक्ट करो, और आयरिस उस ड्रैगन को एक पंच मारती है, जिससे कि ड्रैगन गिर जाता है, और आयरिस उस ड्रैगन को अपने हाथों से मारे जा रही होती है। ये देखकर अल्मा और लूरी दोनों हैरान हो जाते हैं कि आयरिस उस ड्रैगन से बिना किसी वेपन से लड़ रही है। और फिर ड्रैगन आयरिस को अपने पैर से दबा देता है, जिससे कि आयरिस नीचे जमीन में दब जाती है। और फिर आयरिस पूछती है कि ये ड्रैगन अपनी पावर का यूज क्यों नहीं कर पा रहा है। तो मैटी बताता है कि मैंने इसकी पावर को अपनी क्रिस्ट की मदद से ब्लॉक कर दिया है। फिर मैटी आयरिस से कहते हैं कि तुम इस ड्रैगन को और गुस्सा दिलाओ, और आयरिस ड्रैगन का मजाक उड़ाती है, जिस वजह से ड्रैगन अपने सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज करने लगता है। और तभी मैटी अपने मैजिक फॉर्मेशन को एक्टिव कर लेता है। वो आयरिस और बाकी सभी को भागने के लिए कहता है, और आयरिस जाकर गड्ढे में गिर जाती है, और मैटी उसके पास आकर आयरिस पर एक बैरियर बना देता है, जिससे कि वो उस ब्लास्ट से बच सके। और मैटी अल्मा और लूरी से कहता है कि ये सुनकर वो दोनों डर जाते। फिर आयरिस अपने साथ उस ड्रैगन का मैजिक स्टोन ले आती है, और मैटी आयरिस से कहता है कि अब तुम्हें हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जिस पर आयरिस पूछती है कि क्या मैं
ऐसा कर सकती हूँ। और अल्मा और लूरी दोनों इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मैटी कहता है कि हमें आयरिस को ट्रेन करना पड़ेगा जिससे कि वो अपने इस ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करना सीख जाए। फिर वो सभी एकेडमी आ जाते हैं जहाँ पर मैटी आयरिस से कहता है कि तुम इस जगह पर भागकर ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करना सीखोगी। आयरिस अपने सर पर टारगेट लेकर भाग रही होती है और अल्मा को वो टारगेट शूट करना होगा जिसे आयरिस प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी और आयरिस बहुत ही बार नीचे गिरती है पर वो दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए खुद खड़ी हो जाती है। इधर लूरी मैटी से पूछती है कि मुझे किस तरह की ट्रेनिंग करनी होगी और मैटी उससे कहता है कि तुम अपने मैजिक का यूज करके हम सभी के लिए वेपन बनाओगी। जिसके बाद वो आयरिस को सभी एलिमेंट्स के बारे में बताने लगती है और आयरिस उससे कहती है कि मैं एक साथ इतने एलिमेंट्स को क्रिएट नहीं कर सकती हूँ। फिर मैटी उससे कहती है कि तुम उन सभी को कंबाइन करके उसका यूज कर सकती हो और फिर लूरी मैटी की बात मानकर अपने मैजिक इनहेंसमेंट करने लगती है। दूसरी तरफ आयरिस और अल्मा दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो दोनों लूरी के पास आते हैं। मैटी बताता है कि लूरी सभी के लिए वेपन्स बना रही है और लूरी सबसे पहले अपनी सोर्ड का यूज करके एक बड़े से पत्थर को तोड़ देती है। फिर अल्मा अपने न्यू बो का यूज करती है और वो भी बड़े से पत्थर को आसानी से तोड़ देती है। आयरिस देखती है कि उसको एक स्पेयर मिला होता है और मैटी उससे कहता है कि तुम्हारे लिए ये स्पेयर ठीक होगा। फिर आयरिस उस स्पेयर से पत्थर को तोड़ती है पर साथ में एकेडमी का दीवार भी टूट जाती है। उसके बाद मैटी कहता है कि तुम तीनों मुझसे फाइट करो और वो सभी ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर हेडमास्टर एडवर्ड सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि हमें बैरियर बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स डंजन में आकर मिथ्रिल कलेक्ट करने लगते हैं और अल्मा और लूरी दोनों मैटी के पास आते हैं। मैटी उन्हें बताता है कि एक डीमन जंगल में आ चुका है इसलिए तुम उस डीमन से जाकर लड़ना होगा। वो दोनों मैटी की बात मान लेते हैं और मैटी देखते हैं कि ये दोनों अपनी पावर पर ऑफ कॉन्फिडेंट है। उसके बाद वो दोनों एक गर्ल के साथ जंगल में आ जाते हैं जहाँ पर एक डीमन उन पर अटैक करने लगता है पर अल्मा उसको अपने एरो से खत्म कर देती है और तभी वहाँ पर दूसरा डीमन भी आ जाता है। अल्मा उस पर भी अपने एरो से अटैक करती है पर उस डीमन को कुछ भी नहीं होता है। फिर लूरी अपने सोर्ड से खत्म कर देती है और उन दोनों को ऐसे लड़ते देख वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर उसको एहसास होता है कि ये मैटी की टीम की रियल पावर है और तभी उन दोनों को कुछ और भी फील होता है। वो दोनों वापिस से मैटी के पास आ जाते हैं और मैटी उन्हें बताता है कि कुछ डीमन सेकंड एकेडमी पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं इसलिए तुम्हें उन सभी से लड़ना होगा और वो दोनों मैटी की बात मानकर चले जाते हैं। इधर आयरिस भी बहुत ही सारी मिथ्रिल को कलेक्ट करने में मदद कर रही होती है और दूसरी तरफ हेडमास्टर और सभी स्टूडेंट्स डीमन से लड़ने के लिए रेडी होते हैं। लूरी देखते कि वहाँ पर बहुत ही सारे मैजिक स्टोन हैं और हेडमास्टर उससे कहते कि ये सब तुम्हारे मैजिक इनहेंसमेंट के लिए है। फिर वहाँ पर एक डीमन आ जाता है और वो सभी को देखकर उन पर अटैक करता है पर हेडमास्टर और सभी अपने बैरियर का यूज करके उस अटैक से बच जाते हैं। स्टूडेंट्स अपने मैजिक से उस डीमन पर अटैक करते हैं लेकिन उनका मैजिक उस डीमन तक नहीं पहुँच पा रहा होता है। फिर अल्मा अपने एरो से अटैक करती है और वो डीमन उसको भी पकड़ लेता है। इधर लूरी मैजिक इनहेंसमेंट में फेल होते जा रही होती है। डीमन सभी पर अटैक कर रहा होता है और हेडमास्टर कहते हैं कि हमें इसको तब तक रोकना होगा जब तक लूरी अपने मैजिक इनहेंसमेंट पूरा नहीं कर लेती है। और लूरी सभी की ओर देखकर सोचती है कि मैटी और सभी मुझ पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इसलिए मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती और वो लास्ट मैजिक स्टोन पर अपना इनहेंसमेंट पूरा कर लेती है। जिसके बाद वो एरो अल्मा को देती है और अल्मा उस एरो से डीमन पर अटैक करती है लेकिन डीमन को वो एरो नहीं लगता है जिसे देखकर वो खुश हो रहा होता है। तभी वो एरो पीछे से आकर उसको लगता है और बाकी के स्टूडेंट्स अपने मैजिक का यूज करके उस पर अटैक करते हैं जिसके बाद डीमन वहीं पर मारा जाता है और सभी स्टूडेंट्स खुश थे क्योंकि उन सभी ने पहली बार किसी डीमन को हराया था। तभी वहाँ पर और भी डीमंस आ जाते हैं और उन्हें देखकर सब डर रहे होते हैं और अल्मा उनसे फाइट करने के लिए जा रही होती है। लूरी उससे कहती है कि तुम उनका सामना नहीं कर सकती हो और अल्मा लूरी से कहती है कि हमें मैटी पर भरोसा रखना चाहिए और वो उन सभी को प्रोटेक्ट कर लेगा। और उसके बाद वहाँ पर मैटी आ जाता है और एक डीमन को खत्म कर देता है। मैटी उन सभी डीमन को भागने का मौका देता है पर वो मैटी की बात नहीं सुनते और उस पर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद मैटी एक एक करके सभी डीमंस को अपनी सोर्ड से काटने लगता है। फिर अल्मा और लूरी दोनों को हक कर लेती है और उसके बाद मैटी बताता है कि उसने बैरियर का काम पूरा कर लिया है। जिसके बाद वो सभी नीचे आते जहाँ पर मैटी बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है और पूरा रॉयल कैपिटल पर बैरियर लग जाता है। तभी आयरिस बताती है कि बहुत ही सारे डीमंस यहाँ पर आ रहे हैं और लूरी कहती है कि शायद से वो भी डीमन उस क्रिस्टल की वजह से यहाँ पर आ रहे होंगे। मैटी बताता है कि हमें उन सभी से डरने की जरूरत नहीं है और वैसे भी हम सभी मोस्टर को हरा सकते हैं। उसके बाद वो सभी दीवार पर आ जाते हैं और हेडमास्टर एडवर्ड सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि हमें उन सभी मोस्टर को खत्म करना होगा और मोस्टर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं पर वो सभी मैटी के ट्रैप में फंसकर खत्म हो रहे होते हैं। इधर स्टूडेंट्स भी उन मोस्टर को अपने मैजिक से हरा देता है और तभी आयरिस बताती है कि कुछ बड़े मोस्टर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद मैटी और सभी ग्राउंड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और मैटी हेडमास्टर से कहता है कि यहाँ से आगे हम मैनेज कर लेंगे। फिर मैटी आयरिस को उठाकर उस बड़े से मोस्टर पर मारता है जिससे कि वो नीचे
नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो सभी मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं। तभी वहाँ पर एक वॉइड ओपन हो जाता है और मैटी बताता है कि ये वॉइड मैंने बहुत ही टाइम बाद देखा है। ये सभी मॉन्स्टर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा जिससे कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाएगा। और वॉइड के जाने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर अल्मा और लूरी दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और मैटी कहता है कि मैं इससे लड़ने जा रहा हूँ। वो आयरिस से कहता है कि तुम इसके पैरों पर अटैक करो और आयरिस उस मॉन्स्टर के पैरों पर अटैक करती है। इधर मैटी उस मॉन्स्टर की आंख पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है और वो मॉन्स्टर खुद को हील कर लेता है। जिसके बाद मैटी अपने मैजिक इनहेंसमेंट का यूज करके उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, पर मैटी के सभी अटैक उसको हील कर रहे होते हैं। फिर मैटी अपने मैजिक सर्कल का यूज करता है जिससे कि उस मॉन्स्टर को अटैक जाकर लग रहे होते हैं। जैसे ही वो खुद को हील करने जाता है तभी मैटी उसके सर काट देता है जिससे कि वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर मैटी सभी से कहता है कि तुम यहाँ पर आ सकते हो और ये मॉन्स्टर अब खत्म हो चुका है। मैटी बताता है कि वो रॉयल कैपिटल के बाहर के डंजन में जाने वाला है और यहाँ पर अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है। उसने रॉयल कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर भी बना दिया है। और अगले दिन मैटी इस बारे में हेडमास्टर से बात करता है। हेडमास्टर मैटी से कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम एक दिन इस एकेडमी को छोड़कर चले जाओगे, पर मुझे दुख इस बात का है कि स्टूडेंट्स अब तुमसे कुछ और नहीं सीख पाएंगे। मैटी बताता है कि वो बाहर के डंजन्स में ड्रैगन वेनिस पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहा है और हेडमास्टर इसके लिए मान जाते हैं। वो मैटी से कहते हैं कि तुम हमेशा यहाँ के स्टूडेंट रहोगे और अगर तुम्हें कभी भी मदद चाहिए होगी तो रॉयल कैपिटल तुम्हारी मदद जरूर करेगी। लूरी सोच रही होती कि मैटी यहाँ से जाने वाला है और वो इस बात से सैड थी। फिर हेडमास्टर कहता है कि तुम सब भी मैटी के साथ जा सकती हो और ये सुनने के बाद वो सभी खुश हो जाते हैं। मैटी, अल्मा, लूरी और एरिस अपने न्यू एडवेंचर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वो सभी इस बात से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैटी और सभी अपने एडवेंचर पर जा रहे होते हैं और उन सभी को एक बच्चा देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है और उनकी जर्नी के लिए गुड लक कहता है। जिसे सुनने के बाद अल्मा और लूरी दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि शायद से हमें इस जर्नी पर बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। फिर मैटी उनसे कहता है कि हम मजे करने के लिए नहीं जा रहे, हमें सबसे पहले हमें अपने मिशन को पूरा करना है। हम सभी मिलकर डंजन में जाने वाले। जिसे सुनकर अल्मा बताते कि वो डंजन बहुत ही खतरनाक है और वहाँ पर 100 से भी ज्यादा फ्लोर्स है, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम डंजन सिटी में सेफ रहेंगे। और मैटी उनसे पूछते कि ये डंजन सिटी क्या है। फिर लूरी बताते कि डंजन सिटी के ऊपर एक सिटी बनाया गया है जिसे डंजन सिटी कहते हैं। और ये सुनकर मैटी हैरान हो जाता है। वो सोचते है कि मेरे पास्ट लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और अल्मा मैप निकाल कर बताती है कि हमें मिलकर डंजन जाने में बहुत ही दिन का टाइम लगेगा। जिस पर मैटी उनसे कहते हैं कि हम वहाँ पर एक दिन में पहुँच सकते हैं। और अल्मा कहते हैं कि तुम इस जंगल से जाने की बात कर रहे हो। फिर अल्मा उन्हें बताती है कि इस जंगल में बहुत ही सारे मॉन्स्टर रहते और उनमें से कुछ तो बहुत ही स्मार्ट भी हैं। ये सुनकर मैटी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं भी उन स्मार्ट मॉन्स्टर को देखना चाहता हूँ। उसके बाद वो सभी उस जंगल में आ जाते हैं और अल्मा कहते हैं कि हमारे पास अभी भी टाइम है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैटी कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और आयरिस बताती है कि अगर कोई मॉन्स्टर हम पर अटैक करेगा तो मैं अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर तुम सभी को बचा कर ले जाऊंगी। फिर मैटी उससे कहते हैं कि तुम्हारे विक्स अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुए। और आयरिस कहती है कि इस बारे में मैं तो भूल ही चुकी थी। उसके बाद अल्मा रेस्ट करने के लिए कहती है और मैटी इसके लिए मान जाता है और सभी को भूख लग रही होती है, इसलिए मैटी लंच करने के लिए कहता है। और अल्मा मैटी से पूछती क्या वो अपने मैजिक से यहाँ पर खाना लेकर आ सकता है, जिस पर मैटी मना कर देता है और बताता है कि मैं यहाँ पर हंटिंग करने के लिए जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद मैटी वहाँ से चला जाता है। मैटी को जंगल में एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो सोचने लगते हैं कि क्या यहाँ सच में मॉन्स्टर स्मार्ट हैं। वो अपने से पावरफुल लोगों को देखकर डर जाते हैं और अपने प्रेजेंस को छुपा लेते हैं। तभी एक मंकी बीस्ट मैटी पर अटैक कर देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि मैटी अल्मा और लूरी के पास आ जाता है। वो उन्हें मंकी बीस्ट दिखाता है जिसको उसने हराया होता है और उसको देखकर अल्मा और लूरी दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक लेजेंडरी मॉन्स्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर मैटी बताता है कि हम इसको नहीं खा सकते हैं। और इतना कहने के बाद वो एक बोर मॉन्स्टर को निकालता है जिसे देखकर आयरिस के मुंह में पानी आ जाता है। और अल्मा और लूरी मैटी से पूछते हैं क्या हम इस मॉन्स्टर को खा सकते हैं। और मैटी बताता है कि हम कुछ ही मॉन्स्टर को खा सकते हैं। फिर वो सभी अपने मैजिक से उस बोर मॉन्स्टर को बनाने लगते हैं। और अल्मा और लूरी दोनों उस मीट को देखे जा रही होती है और उन्हें ये मीट खाने से डर लग रहा था। तभी वो आयरिस की तरफ देखने लगती है और इधर आयरिस मजे में उस मीट को खाई जा रही होती है। जिसके बाद वो दोनों भी उस मीट को खाते और उन्हें ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर अल्मा उन्हें अपना बनाया हुआ सूप ऑफर करती है जिस पर मैटी और लूरी दोनों मना कर देते हैं। पर आयरिस उसको पीने के लिए मान जाती है। जैसे ही आयरिस सूप को पीती है तो उसको वो सूप बहुत ही बेकार लगता है और मैटी कहता है कि ये ड्रैगन को भी सूप अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा खराब बना है। उसके बाद मैटी उन्हें बताता है कि सभी मॉन्स्टर्स आयरिस की पावर को देख कर डर रहे, इसलिए हमें इस जंगल से
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें शाम होने से पहले डंजन सिटी में पहुंचना है। फिर वो सभी आगे जाने लगते हैं और शाम को डंजन सिटी में पहुंचते हैं, पर मैटी को वो डंजन सिटी रॉयल कैपिटल से बहुत ही ज्यादा अलग लग रही होती है। वहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा खराब लग रहे होते हैं। फिर वो एक लाइट टावर के पास आ जाते हैं और मैटी कहता है कि लाइट को जलाने के लिए मैजिक स्टोन का यूज किया जाता है, पर यहाँ इस लाइट को डंजन की पावर से जलाया गया। तभी एक शॉपकीपर उन सभी से वहाँ हटने के लिए कहता है और बताता है कि उस लाइट के ज्यादा पास मत जाओ, वहाँ पर 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तभी वो लाइट ब्लास्ट हो जाता है और लूरी गुस्से में उस शॉपकीपर से पूछती है कि तुम टावर में मैजिक स्टोन का यूज क्यों नहीं करते हो। फिर वो शॉप ओनर बताता है कि पहले हम भी मैजिक स्टोन का यूज करते थे, पर वो बहुत ही रेयर होते हैं, जिस वजह से यहाँ के किंग ने ऑर्डर दिया है कि हम मैजिक स्टोन का यूज नहीं करेंगे। और मैटी सोचने लगता है कि यहाँ का किंग बहुत ही बेकार पर्सन है। फिर मैटी कहता है कि यहाँ पर कोई भी एडवेंचरर दिखाई नहीं दे रहा है, जिस पर उस शॉप ओनर बताता है कि यहाँ डंजन में एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आ चुका है, जिस वजह से किंग ने उन सभी को डंजन में उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भेज दिया है। और फिर मैटी और बाकी सभी वहाँ से जाने लगते हैं। मैटी बताता है कि यहाँ का किंग बेकार पर्सन है और उसको अपना काम भी करना नहीं आता है। उसने डंजन में उन लोगों को लड़ने के लिए भेज दिया है जिनके पास लड़ाई का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और उनके वेपन्स की क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा खराब है। उसके बाद वो सभी वहाँ एक गिल्ड में आ जाते हैं और अल्मा पूछती है कि हम इस गिल्ड में क्यों आए हैं। मैटी बताता है कि डंजन के अंदर जाने के लिए हमें गिल्ड से परमिट लेना होगा और हम यहाँ पर परमिट के लिए आए। फिर वो सभी रिसेप्शन पर आ जाते हैं और मैटी रिसेप्शन से परमिट के लिए पूछता है, जिस पर वो मैटी को बताते हैं कि परमिट आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर परमिट के लिए किंग के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता और यहाँ के सभी रूल्स मैटी को बता देती है। मैटी को उन सभी रूल से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि वो तो बस इस डंजन को क्लियर करने के लिए आया होता है। वहाँ गिल्ड में बैठे 2 एडवेंचरर भी मैटी का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि हम इस डंजन के मॉन्स्टर को भी नहीं हरा पाए तो भले ये बच्चे क्या ही कर पाएंगे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो पूछती है कि यहाँ पर कोई हीलिंग मैजिक जानता है। बहुत ही सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं और उन्हें जल्दी से हीलिंग मैजिक की जरूरत है। मैटी ये देखकर बहुत ही हैरान हो चुका होता है कि वहाँ पर बहुत ही सारे लोग इंजर्ड हैं और फिर वो अपने मैजिक से सभी लोगों को चेक करने लगता है और उनको एक रैनो दे देता है जिससे कि वो ज्यादा इंजर्ड वाले लोगों को जल्दी ठीक कर पाए। और उसके बाद मैटी इंसान को हील करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर हीलर्स का हेड आ जाते हैं। वो मैटी से कहते हैं कि हमें उन लोगों को पहले हील करना चाहिए जो कि कम इंजर्ड है और इससे हम सभी को बचा सकते हैं। फिर मैटी उनसे पूछते हैं कि क्या आप इन लोगों को हील कर सकते हैं, जिस पर हेड मना कर देता है और मैटी अपने मैजिक से उस इंसान को हील कर देता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मैटी ने उसकी चोट को पूरी तरीके से हील कर दिया है और उसके बाद वो सभी लोगों को मिलकर हील करने लगते हैं। वो 2 एडवेंचरर भी मैटी और सभी की मदद करने लगते हैं और कुछ देर के बाद मैटी और बाकी सभी ने मिलकर सभी लोगों की जान बचा ली होती है। हेड मैटी से पूछते हैं कि क्या तुम एक हीलर हो और मैटी बताता है कि मैं अपनी हीलिंग मैजिक बहुत ही कम यूज करता हूँ, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है और मैटी से कहता है कि तुम्हारी हीलिंग पावर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर मैटी हेड से यहाँ के पिस्कल किंग के बारे में पूछता है जो कि बहुत ही अच्छे हैं, जिस पर हेड बताता है कि हमारे पिस्कल किंग नींद में ही मारे गए। हमने उनकी बॉडी को ठीक करने के लिए एग्जामिन भी किया पर उनको किसी भी तरह की बीमारी नहीं थी और मैटी को बात समझ में आने लगती है। फिर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और मैटी सोच रहा होता है कि इन सब के पीछे डीमन है और शायद से यहाँ का किंग भी एक डीमन है जिसने कि यहाँ के पिस्कल किंग को मारा है। और फिर मैटी वापस आकर रॉयल एकेडमी के प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा होता है। फिर वो लेटर अल्मा को देता है और अल्मा बताती कि ये तो एक फेक लेटर है, जिसके बाद मैटी बताता है कि इस बॉक्स के नीचे वाले साइड में असली लेटर को रखा गया है, ये मेरा और प्रिंसिपल का आइडिया और हम इसी तरह से लेटर लिखकर एक दूसरे को भेजते हैं। और मैटी ने उस लेटर में यहाँ के किंग के बारे में लिखा होता है, जिसके बाद सभी सोने लगते हैं। पर मैटी और लूरी को नींद नहीं आ रही होती है और ये पहली बार था कि वो सभी एक साथ सो रहे थे। अगले दिन मैटी और बाकी सभी डंजन के पास पहुंचते और आयरिस उस डंजन का गेट ओपन करती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और सभी वापस से गिल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर एक कैप्शन पर वो एक मॉन्स्टर का स्कल रख देते हैं और मैटी बताता है कि हमने कुछ ज्यादा ही पावर्स यूज कर लिया, जिस वजह से इस मॉन्स्टर का स्कल ही बच सका। और ये देखकर ही कैप्शन पर खड़ी लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। मैटी बताता है कि इस मॉन्स्टर को सभी लड़कियों ने मारा है और वो लड़की मैटी से कहती है कि तुम्हें इसके बदले में रिवॉर्ड मिल जाएंगे, पर मुझे इसके बारे में सबसे पहले किंग को इन्फॉर्म करना होगा। और उसके बाद वो एक लेटर में मैटी और उसके ग्रुप के बारे में लिख देती है। मैटी भी उस लेटर को पढ़ लेता है और तभी आयरिस मैटी से कहती है कि मुझे भूख लग गई है और मैटी रिसेप्शन वाली लड़की से कहता है कि हमें अपने कुछ सामान को एक्सचेंज करना चाहते हैं, जिस पर वो लड़की मान जाती है। और उसके बाद हम किंग को देखते हैं जो कि लेटर में मैटी के बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इधर मैटी और बाकी सभी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होती है और मैटी अपने पीछे 2 लोगों को देखता है और समझ जाता है कि किंग ने इन्हें हम पर नजर रखने के लिए भेजा है। फिर वो वहाँ से जाने लगती हैं और 2 लोग भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। मैटी लूरी और सभी को दूसरी साइड चलने के लिए कहता है और लूरी मैटी से कहती है कि हमारा होटल तो दूसरी तरफ है। फिर मैटी अपने टेलीपैथी मैजिक का यूज करके बताता है कि किंग ने हमें पकड़ने के लिए कुछ आदमी भेजे हैं और वो सभी इस समय हमारा पीछा कर रहे हैं। और बाकी सभी मैटी की बात समझ जाते हैं। उसके बाद वो सभी टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मैटी को ढूंढने लगते हैं।
तभी उनके पीछे मैटी आ जाता है और उनसे कहता है कि मैं अपने होटल का रास्ता भूल चुका हूँ, तो क्या आप मुझे होटल का रास्ता बता सकते हो। जिस पर उनमें से एक मैटी को होटल का रास्ता बता देता है और मैटी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ये तो नहीं बताया कि मैं किस होटल में रह रहा हूँ, तो भला तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा होटल उस तरफ है। अब वो लोग सब समझ गए होते हैं कि मैटी को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो मैटी को पकड़ लेते हैं और सभी से कहते हैं कि हमें किंग ने भेजा है तुम्हें पकड़ने के लिए, अब तुम सब हमारे साथ चलोगे। और मैटी भी डरने की एक्टिंग कर रहा होता है, जिसे देखकर लूरी और अल्मा दोनों हंसने लगती है। उन सभी को लग रहा होता है कि मैटी उन सब में से सबसे कमजोर है और बस हीलिंग मैजिक ही आता है उसको, पर वो ये नहीं जानते कि मैटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद मैटी आयरिस से कहते हैं कि तुम इन सभी को मार कर बेहोश कर दो। आयरिस उनसे लड़ने के लिए आगे आती है और इधर एक आदमी आयरिस पर अपने वेपन से अटैक करता है, पर उसका वेपन ही टूट जाता है। आयरिस उन सभी को मारकर बेहोश कर देती है और इधर मैटी के पास प्रिंसिपल का लेटर आया होता है और मैटी उस लेटर को पढ़ने लगता है। उस लेटर में लिखा होता है कि रॉयल एकेडमी से एक आदमी यहाँ पर मैटी से मिलने के लिए आने वाला है और वो उसको डंजन में मिलेगा। फिर मैटी ये बात अल्मा और लूरी को बताता है और उसके बाद सभी डंजन में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। लूरी मैटी से कहता है कि वो अभी शायद से यहाँ पर नहीं आया है और मैटी कहता है कि वो यहाँ पर आ चुका है और उस आदमी को सामने आने के लिए कहता है। फिर एक आदमी उनके सामने आता है और वो मैटी से कहता है कि मुझे रॉयल कैपिटल से भेजा गया और मेरा नाम ईक है। वो मैटी से कहता है कि मुझे किंग ने छुपने का ऑर्डर दिया था और उन्हें पता था कि मैटी उसे ढूंढ लेगा और अगर मैटी की जगह पर कोई और होता तो वो मुझे नहीं ढूंढ पाता। फिर एक मैटी से कहता है कि मैं यहाँ पर डंजन सिटी से किंग को अरेस्ट करने के लिए आया हूँ और किंग ने मुझे इसके ऑर्डर भी दिए। मैटी उनकी मदद करने के लिए मान जाता है और अल्मा और लूरी से पूछते हैं क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए, जिस पर वो सभी मान जाती है। और फिर मैटी किंग के मेंशन से बाहर आ जाता है और वो अपने मैजिक का यूज करके देखता है कि मेंशन के बाहर पहले से ही बहुत ही सारे लोग हैं और उस शायद से हमें रोकने के लिए आए हैं। फिर एक कहता है कि हमारे प्लान के बारे में इन्हें कैसे पता चला और अब हमें किसी और दिन इनको पकड़ने के लिए आना होगा, पर मैटी मना कर देता है और बताता है कि हम मेंशन के अंदर जाकर किंग को पकड़ेंगे और उसके बाद वो सभी अंदर आते हैं। तभी उन पर सभी लोग अपने मैजिक से अटैक कर देते हैं, जिससे लूरी अपने बैरियर से रोक देती है और मैटी उन सभी को अपने लाइट मैजिक का यूज करके हरा देता है। मैटी कहता है किंग यहाँ पर नहीं है और लूरी बताते है किंग ऊपर अपने ऑफिस में होगा, जिस पर मैटी कहता है किंग वहाँ पर भी नहीं है, मैंने पहले ही मेंशन को पूरी तरीके से स्कैन कर लिया है और मुझे पता चल गया है कि किंग यहाँ मेंशन के बेसमेंट में छुपा हुआ है। फिर एक बताता है कि इस मैप में बेसमेंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है और मैटी वहाँ दीवार पर एक फोटो को टच करता है, जिससे कि बेसमेंट का रास्ता खुल जाता है। और इधर किंग सोच रहा होता है क्या उन सभी लोगों को मैटी ने रोक दिया होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो इस समय वो सभी खुशी से चिल्ला रहे होते हैं और इसका मतलब वो मैटी से हार गए। फिर मैटी किंग के सामने आ जाता है और किंग उसको देखकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। असल में किंग को मैटी के बारे में नहीं पता होता कि वो दिखने में कैसा है। उसके बाद मैटी के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और मैटी किंग को अपना नाम बताता है, जिसके बाद किंग मैटी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर आओगे, इसलिए मैंने पहले यहाँ पर अपने बहुत ही सारे आदमी तुम्हें रोकने के लिए रखे हैं। और वो अटैक करने के लिए बोलता है, जिसके बाद बहुत ही सारे लोग मैटी पर अटैक करते हैं, पर मैटी उन सभी को हरा देता है और किंग को समझ में आ जाता है कि मैटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर एक किंग से पूछते हैं कि मुझे रॉयल कैपिटल से ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आया हूँ, जिसे सुनने के बाद किंग उससे कहता है कि तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हो। और तभी मैटी किंग को मारकर बेहोश कर देता है और वो एक से कहता है कि तुम इसको अपने साथ रॉयल कैपिटल ले चलो और मुझे यहाँ पर इनके साथ इन्वेस्टिगेट करना है कि किंग को हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला। तभी वहाँ पर मैटी को एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें पकड़ने के लिए कोई आने वाला है। फिर मैटी अपने मैजिक का यूज करके लेटर को स्कैन करता है और उसको पता चलता है कि ये लेटर एक डीमन ने भेजा है। मैटी कहता है कि मैं उस डीमन का पता करने के लिए जा रहा हूँ और शायद से वो डीमन यहाँ डंजन के अंदर होगा। लूरी मैटी से कहती है क्या डीमंस मैजिक स्टोन के लिए ये सब कर रहे हैं, और मैटी बताता है कि ऐसा नहीं है, वो असल में डंजन वाइन्स के पीछे हैं और यहाँ मिल्किन डंजन के वाइन्स बहुत ही रेयर है और अगर वो डीमंस के हाथ लग गए तो डीमंस उसका यूज करके किंगडम को भी तबाह कर सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें रोकना होगा। और फिर मैटी अपने मैजिक से देखता है और उसको पता चलता है कि डंजन सिटी की और कुछ डीमंस आ रहे हैं, जिसके बाद मैटी अपने दोस्तों के साथ डंजन में आ जाता है और डंजन को स्कैन करने के बाद आयरिस से कहता है कि वो यहाँ की दीवार को तोड़ दे। आयरिस उस दीवार को तोड़ देती है और उसके पीछे डंजन वाइनिस भी होती है, जिसे देखकर मैटी बताता है कि कोई डीमंस इसकी पावर का यूज कर रहा है और यहाँ पर बहुत ही सारे ट्रैप्स को क्रिएट कर रहा है। मैं उस डीमन को रोकने के लिए जा रहा हूँ और लूरी विंस को अपनी पावर से रिस्टोर करेगी। और लूरी पूछती क्या वो ऐसा कर सकती है, जिस पर मैटी हाँ कहता है और आयरिस और अल्मा से कहता है कि तुम यहाँ पर आने वाले मोस्टर्स को रोकोगी जो कि लूरी पर अटैक करेगा। वो दोनों भी मैटी की बात समझ जाते हैं और मैटी बताता है कि वो डंजन के डीमंस को खत्म करने के लिए जा रहा है। मेरे टेलीपैथी मैजिक की वजह से तुम सभी मुझसे बात कर सकते हो। और इधर लूरी अपने मैजिक से वेनिस को रिस्टोर करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मैटी भी डीमंस को खत्म करते हुए नीचे वाले फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर एक डीमन ट्रैप क्रिएट कर रहा होता है। फिर मैटी को समझ में आ जाता है कि वो डीमन भी मेरी तरह
तरह टेलीपैथी मैजिक का यूज कर रहा है और उसको कोई और डीमन इंस्ट्रक्शन दे रहा है और उस डीमन का बॉस उससे कहता है कि तुम्हें मैटी को जल्दी से मारकर लूरी को रोकना होगा जो कि डंजन में वेनिस को रिस्टोर कर रही है। फिर मैटी उस डीमन पर अटैक करता है लेकिन वो मैटी के अटैक को अपने बैरियर से रोक लेता है और मैटी से कहता है कि तुम मेरे बैरियर को नहीं तोड़ सकते हो। फिर उस डीमन का बॉस उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी से मैटी को हराना होगा क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो डीमन मैटी पर लगातार अटैक किए जा रहा होता है, पर मैटी उसके सभी अटैक से बच जाता है और डीमन अपने बॉस से पूछता है कि मुझे इसकी पावर खत्म होने तक का वेट करना होगा। उसका बॉस बताता है कि तुम्हें जल्दी से लूरी को रोकना होगा क्योंकि अगर उसने वेनिस को रिस्टोर कर दिया तो तुम्हारे ट्रैप्स खत्म हो जाएंगे और इधर लूरी ट्रैप्स को खत्म कर देती है और मैटी सीधा आकर उस डीमन पर अटैक करता है लेकिन डीमन अपने बैरियर से मैटी के अटैक को फिर से रोक देता है। फिर मैटी लगातार अटैक करता है और अपनी सोर्ड से उसके बैरियर को तोड़ देता है। डीमन को समझ में नहीं आ रहा होता कि मैटी ने ऐसा कैसे किया, जिस पर मैटी बताता है कि तुम जब भी अपने बैरियर का यूज करते हो तो उसमें कुछ सेकंड्स का गैप होता है और मैंने उतने टाइम के अंदर ही तुम पर अटैक कर दिया। जिसके बाद वो डीमन अपने बॉस से बात करने लगता है और कहता है कि कहीं ये लड़का जीनियस तो नहीं है। फिर उसका बॉस बताता है कि अगर वो जीनियस होता तो तुम अभी तक जिंदा नहीं होते। इधर मैटी भी उस डीमन की बात सुन लेता है और सोचने लगता है कि इसके बॉस को मेरे पास्ट लाइफ के बारे में कैसे पता, इसका मतलब वो उस टाइम का डीमन होगा और मुझे जल्दी से उसका पता लगाना पड़ेगा। और फिर वो डीमन अपने बर्सक पावर का यूज करके मैटी पर अटैक करने लगता है लेकिन मैटी उसके सभी अटैक से बच जाता है और उस डीमन को मार देता है और दूसरी तरफ लूरी वेनिस को पूरी तरीके से रिस्टोर कर देती है जिससे कि डंजन सिटी पर जो डीमंस अटैक कर रहे होते हैं वो सभी गायब हो जाएं और अल्मा और आइरिस ने भी यहाँ के सभी मोस्टर्स को मार दिया होता है। फिर मैटी उस डीमन के मैजिक को ट्रैक करने की कोशिश करता है जो कि इस डीमन को ऑर्डर दे रहा था और वो एक टाउन को देखता है। जिसके बाद मैटी उस डीमन से कहता है कि तुम इस जगह पर नहीं हो और वो डीमन मैटी से कहता है कि तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते हो, जिस पर मैटी कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ कर खत्म कर दूंगा और वो डीमन मैटी से कहता है कि मुझे तुमसे फाइट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैटी लूरी और अल्मा को भी उस डीमन के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने उस डीमन के मैजिक को ट्रेस कर लिया और उसको एक मैजिक स्टोन में स्टोर कर दिया और फिर हम उसके मैजिक का यूज करके एक डिवाइस की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगाएंगे। ये सुनने के बाद लूरी और अल्मा दोनों हैरान हो जाते हैं। अल्मा पूछती है क्या इस तरह का कोई डिवाइस होता है और मैटी बताता है कि ये 1000 साल पहले का डिवाइस है और लूरी पूछती है कि तुम्हें इस डिवाइस के बारे में कैसे पता चला, क्या तुम इसका यूज कर सकते हो, और मैटी बताने वाला होता है कि वो डिवाइस उसने ही बनाया था और तभी आइरिस उसको रोक देती है। फिर मैटी सोचता है कि अभी मैंने इन दोनों को अपनी सच्चाई के बारे में बता दिया और मैटी बताता है कि हमें उस डिवाइस को ढूंढने के लिए रेडिना किंगडम में जाना होगा, वहाँ जाके हमें किंग और प्रिंसिपल की मदद लेनी होगी और उसके बाद वो सभी वापस से एग किंगडम आ जाते हैं। फिर वो सेकंड रॉयल एकेडमी में आते हैं और वो देखते हैं कि एकेडमी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जिसके बाद प्रिंसिपल वहाँ पर आते हैं और मैटी उन्हें बताता है कि डंजन सिटी को क्लियर करके आ चुका है। मैटी हेडमास्टर से पूछते हैं कि एकेडमी में ये क्या हो रहा है और जिस पर हेडमास्टर बताते हैं कि हम एकेडमी को रीबिल्ड कर रहे हैं जिससे कि हम इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बैरियर लगा सके और डीमन के अटैक से बच सके। फिर लूरी प्रिंसिपल से पूछती है कि बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि वो सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट एकेडमी में पढ़ रहे हैं और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम में मदद कर रहे हैं जिससे कि उनकी स्किल इंप्रूव हो सके। और फिर मैटी प्रिंसिपल से पूछता है कि हम एक मैजिक डिवाइस को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए हमें एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाना होगा जो कि रेंडीना किंगडम के पास में है। और प्रिंसिपल बताते हैं कि रेंडीना किंगडम एक अनटिल्ड नेशन है, उसके साथ बहुत ही कम नेशन के रिलेशन है और मैटी कहता है कि हम किंग की मदद ले सकते हैं और प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं इस बारे में किंग से बात करूंगा। फिर मैटी कहता है कि मैं यहाँ पर एकेडमी को रीबिल्ड करने में मदद कर सकता हूँ और उसके बाद लूरी और अल्मा भी सभी स्टूडेंट्स के साथ एकेडमी के कंस्ट्रक्शन में मदद करना शुरू कर देती है। पर एरिस वहाँ के काम को थोड़ा खराब कर देती है और अगले दिन प्रिंसिपल मैटी को रेडिना किंगडम के परमिट दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उन डीमंस को रोकना होगा। उसके बाद मैटी और बाकी सभी इस किंगडम को क्रॉस करके रेडिना पहुंच जाते हैं और मैटी मैप में देखकर बताता है कि डिवाइस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है, वहाँ पर सिर्फ हाई रैंक एडवेंचरर ही जा सकते हैं और उसके लिए हमारा रैंक ए होना चाहिए और हमें रेडिना गिल्ड में जाकर अपना रैंक बढ़ाना होगा। जिस पर अल्मा कहती है कि हमारे पास किंग के ऑर्डर्स है तो हम सीधे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा सकते हैं, पर मैटी मना कर देता है और कहता है कि हमें गिल्ड में जाकर टेस्ट देना होगा जिसके बाद हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा सकते हैं। लूरी कहते हैं कि हमें तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा और मैटी कहता है कि हम सीधा ए रैंक का टेस्ट देकर उस एरिया में जा सकते हैं। फिर उसके बाद वो सभी रेडिना किंगडम के गिल्ड में आ जाते हैं और गिल्ड ओनर मैटी को देखकर खुश हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ टाउन में तुम्हारी ही बात चल रही कि कैसे तुमने डीमंस को इस किंगडम के अंदर हराया। फिर मैटी उनसे कहता है कि मुझे उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाना है जिसके लिए मैं यहाँ पर अपने रैंक को इंक्रीज करने के लिए आया हूँ। गिल्ड ओनर मैटी से कहता है कि यहाँ पर जी रैंक से लेकर एस रैंक का टेस्ट है और मैटी कहता है कि मुझे ए रैंक का टेस्ट देना है। जिस पर गिल्ड ओनर कहता है कि उस टेस्ट के लिए तुम्हें यहाँ पर एग्जामिनर से बैटल करके उसको हराना होगा और शायद से वो यहाँ पर पहुँचता होगा। फिर वहाँ पर एक वॉरियर आता है और वो कहता है कि मैं इन सभी का टेस्ट लूंगा और वो अपना
अपना नाम गियूस बताता है। गिल्ड ओनर गियूस को देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टेस्ट लेने के लिए तो कोई और आने वाला था, जिस पर गियूस बताता है कि वो आदमी बीमार है, इसलिए उसकी जगह पर मैं यहाँ पर आया हूँ। और गिल्ड ओनर मैटी को बताता है कि ये एस रैंक का वॉरियर है, इसने अभी तक जितने भी लोगों का टेस्ट लिया वो सभी इससे हार चुके हैं। और ये सुनकर अल्मा और लूरी थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर गियूस कहता है कि वो सभी बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और इधर मैटी भी उससे लड़ने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया होता है कि गियूस सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वो सभी बाहर बैटल करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर गियूस, आयरिस, अल्मा और लूरी तीनों को बिना टेस्ट किए पास कर देता है और मैटी से कहता है कि तुम मेरे साथ फाइट करोगे। गियूस कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुमने एस किंगडम में एक डीमन को हराया है, इसीलिए मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। और इधर मैटी भी समझ जाता है कि ये मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आया है। वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और गियूस मैटी से कहते हैं कि तुम चाहो तो मैजिक का यूज भी कर सकते हो, पर मैं मैजिक का यूज नहीं करूंगा। और मैटी इसका रीजन पूछता है, जिस पर वो बताता है कि मुझे मैजिक का यूज करना नहीं आता है। फिर फाइट शुरू हो जाती है और गियूस अपने बॉडी बूस्ट का यूज करके सीधा मैटी पर अटैक करने के लिए आ जाता है। मैटी उसके अटैक को रोक देता है और उसको पता चल गया होता है कि सच में एस रैंक का फाइटर है। और फिर उसके बाद वो दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा फाइट इंटेंस पर हो जाती है, जिसे देखकर अल्मा और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। और गिल्ड ओनर कहते हैं कि मैं पहली बार किसी को ऐसे लड़ते हुए देख रहा हूँ जो कि गियूस को अच्छी टक्कर दे रहा है। इधर गियूस मैटी से कहते हैं कि तुम एक अच्छे ओपोनेंट हो और तुमसे फाइट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। जिसके बाद वो मैटी के अटैक को कॉपी करके उस पर अटैक करता है और गियूस को लग रहा होता है कि ये बैटल वो जीत चुका है। लेकिन तभी वो मैटी को देखते जिससे कुछ भी नहीं हुआ था और मैटी सीधा आकर गियूस पर अटैक करता है, जिसके बाद गियूस हार जाता है। और फिर मैटी से पूछता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो और तुमने मुझे भला कैसे हराया। जिस पर मैटी कहता है कि मैंने मैजिक का यूज किया था और तुम भी मैजिक का यूज कर रहे थे। फिर गियूस पूछता है कि क्या मैजिक का यूज करके हम फाइट को जीत सकते हैं। और मैटी उससे कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अगर तुम अपने मैजिक को कंट्रोल करना सीख गए तो तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और उसके बाद गियूस मैटी से कहते हैं कि वो उसको मैजिक सिखाया है, जिसे सुनने के बाद मैटी उसको एक बुक देता है जिसमें उसने मैजिक के बारे में लिखा होता है। और गियूस उससे कहता है कि अगर तुम इस बुक को अच्छे से पढ़कर ट्रेनिंग करोगे तो तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और गियूस उस बुक को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद मैटी उससे कहता है कि तुम्हें बहुत ही मेहनत करनी होगी। फिर सीन चेंज होता है और मैटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ जा रहा होता है और गियूस उसको बताता है कि वो एरिया बहुत ही खतरनाक है, वहाँ पर बहुत ही सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है। जिस पर मैटी कहता है कि वो उन सभी को हरा देगा। गियूस मैटी से कहता है कि तुमने मुझे हरा दिया, फिर भी तुम ए रैंक बनकर वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हो, तुम चाहो तो एस रैंक का भी टाइटल ले सकते हो। पर मैटी मना कर देता है और बताता है कि मैं बस कुछ काम से वहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रहा हूँ। और गियूस मैटी से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। और मैटी भी ये सुनकर खुश हो जाता है। उसके बाद मैटी और बाकी सभी उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपना परमिट दिखाकर अंदर जाते हैं। उन्हें गार्ड्स ने एक वीजा भी दिया होता है और अल्मा कहती है कि यहाँ पर आना तो बहुत ही ज्यादा आसान था। जिस पर मैटी कहता है कि इस वीजा पर एक सीक्रेट कोड है और इसमें हमारे बारे में लिखा है, हम इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर हो चुके हैं। जिसके बाद कुछ डीमंस अब हम पर अटैक करने के लिए आएंगे और शायद से वो गार्ड्स भी डीमन होंगे। फिर मैटी उन्हें एक डिवाइस देता है और लूरी से कहते हैं कि इस डिवाइस की यूज करके हम सभी डीमंस को सुला सकते हैं, इसलिए तुम और अल्मा दोनों डीमंस के पास जाके डिवाइस का यूज करोगे और मैं इधर आयरिस के साथ मिलकर उन सभी का ध्यान अपनी ओर करूंगा। फिर मैटी अल्मा और लूरी का क्लोन बना देता है और उसके बाद सामने जाने लगते हैं, जिसे देखकर दुश्मन उन पर अटैक करते हैं और आयरिस और मैटी दोनों सभी एरिस को रोक देते हैं। एरिस उन पर अटैक करने के लिए जा रही होती है पर मैटी उसको रोक देता है और उससे कहता है कि तुम उन सभी को मार दोगी, इसलिए तुम्हारा अटैक करना ठीक नहीं होगा। और इधर अल्मा और लूरी दोनों उन सभी दुश्मन के पीछे जा चुकी होती है। लूरी उस डिवाइस का यूज करती है जो कि उसको मैटी ने दिया होता है और उस डिवाइस के अंदर एक स्मोक आता है, जिसे स्मेल करने के बाद सभी नींद में चले जाते हैं। और मैटी उन सभी के पास आता है और वो देखते हैं कि अब वो सो चुके हैं। फिर वो लूरी और अल्मा को ढूंढने लगता है और वो देखते हैं कि उस डिवाइस की वजह से वो भी सो चुके हैं। फिर मैटी उन दोनों को नींद से उठाता है और लूरी से कहता है कि अगली बार जब तुम इस डिवाइस का यूज करो तो इसकी रेंज से दूर चले जाना। लूरी मैटी की बात समझ जाती है और इधर अल्मा कहते हैं कि उसके फेस पर किसी ने मार्क बना दिया है। फिर वो आयरिस पर गुस्सा करने लगती है और उसके बाद वो सभी फेकिया टाउन के पास आते हैं और उन्हें उस टाउन के अंदर डीमंस की पावर सेंस हो रही होती है। लूरी बताते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सारे डीमंस हैं और मैटी कहते हैं कि वो सभी ग्रुप्स में हैं, जिसे सुनकर अल्मा और लूरी दोनों मैटी से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि डीमंस ग्रुप में नहीं होते। फिर मैटी उन्हें बताता है
कि ये सभी यामा डीमंस है जो कि ग्रुप्स में रहते हैं और ये मैजिक स्पेल को कास्ट करके अटैक नहीं कर सकते। मैटी कहता है कि हमें इस टाउन के अंदर जाना होगा और अल्मा गेट से बाहर बहुत ही सारे गार्ड्स को देखती है और कहती है कि हम सामने नहीं जा सकते। जिसके बाद मैटी उन्हें एक सीक्रेट रास्ते से लेकर जाता है जिसका यूज सिर्फ डीमंस ही टाउन में जाने के लिए करते हैं। फिर वो सभी उस रास्ते से जाने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये रास्ता एक सीवर है जिस वजह से यहाँ पर बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है। आगे मैटी को एक डीमन सेंस होता है और अल्मा कहती है कि हमें उस डीमन को हराकर आगे जाना होगा, पर मैटी कहते हैं कि हम उस डीमन के सामने से जाएंगे, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद मैटी अपने मैजिक का यूज करके वॉल के अंदर चला जाता है। फिर वो उस डीमन पर अपने मैजिक का यूज करता है जिससे कि वो डीमन वहीं पर फ्रीज हो जाता है और उसके सामने से सभी जा रहे होते हैं और आयरिस उस डीमन को चिढ़ाकर चली जाती है। इधर टाउन के अंदर आने के बाद मैटी देखता है कि सभी लोग बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। फिर वो एक आदमी को देखता है और उसको पता चलता है कि इस पर डीमंस ने मैजिक का यूज किया है। उसके बाद वो सभी आगे जाते हैं और देखते हैं कि सभी लोग एक फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं और एक लड़की उन सभी पर अपना मैजिक कास्ट करती है, जिसे देखकर लूरी कहती है कि वो लड़की असल में एक डीमन है और मैटी कहता है कि हमें भी इस फैक्ट्री के अंदर जाना होगा। फिर वो सभी पर अपना मैजिक कास्ट कर देता है जिससे कि डीमन का मैजिक उन पर काम न करे और मैटी उन सभी से कहता है कि तुम्हें एक्ट करना होगा कि तुम सभी उनके कंट्रोल में हो। जिसके बाद आयरिस जा रही होती है और तभी वो नीचे गिर जाती है जिसे देखकर गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी एक्टिंग करके फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि फैक्ट्री के अंदर माइनिंग का काम हो रहा होता है और मैटी बताता है कि ये रैंकिंग मैजिक स्टोन है जो कि मैजिक एक्सप्लोड करने के काम आता है और इतने सारे मैजिक स्टोन से तो ये कंट्री को भी तबाह कर सकते हैं, इसलिए हमें इन्हें रोकना होगा। और मैटी सोच रहा होता है कि इन सभी डीमंस को कोई हाई रैंक डीमन ही कंट्रोल कर रहा है, हमें उसको ढूंढकर हराना होगा। और फिर मैटी अल्मा और लूरी से कहता है कि यहाँ पर टोटल 32 डीमन है और हमें उन सभी को हराना होगा। अल्मा कहती है कि हमें अलग अलग जाकर उन सभी से फाइट करने चाहिए, पर मैटी कहता है कि ये प्लान ठीक नहीं है क्योंकि अगर हमने एक को भी मार दिया तो बाकी सभी को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई ह्यूमन है जो कि डीमंस को मार रहा है। फिर अल्मा कहती है कि हम एक साथ उनको खत्म कर सकते हैं, पर मैटी मना कर देता है और बताता है कि एक साथ अटैक करने से सभी मारे जा सकते हैं। फिर लूरी पूछती है कि हम उन्हें कैसे रोकेंगे और मैटी कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। और कुछ देर के बाद वहाँ पर मैजिक रिलीज होता है जिसे देखकर डीमंस उसकी तरफ जाने लगते हैं और उन सभी डीमंस का लीडर उन्हें ऑर्डर देता है कि जिसने भी इस मैजिक को रिलीज किया है तुम उन्हें मार दो। और जैसे डीमंस वहाँ पर पहुँचते हैं तो मैटी उन्हें मारना शुरू कर देता है। ये देखकर बाकी के डीमंस भी वहाँ पर आने लगते हैं और मैटी उन सभी को मार रहा होता है। फिर हमें मैटी के प्लान के बारे में बताया जाता है जहाँ पर मैटी ने बताया होता है कि हम आयरिस को चारा बनाकर सभी डीमंस को मारेंगे। इसके लिए वो पहले आयरिस के मैजिक को रिलीज करेगा जिसे देखकर सभी डीमंस यहाँ पर आएंगे और मैटी का ये प्लान काम कर रहा होता है। उसने बहुत ही सारे डीमंस को मार दिया होता है और दूसरी तरफ अल्मा और लूरी भी डीमंस को मार रही होती है, पर डीमंस के लीडर को मैटी का प्लान समझ में आ गया होता है। इसलिए वो सभी डीमंस से कहता है कि तुम अपने आसपास के एरिया को स्कैन करो और पता लगाओ कि ये अटैक कौन कर रहा है। मैटी ये प्लान समझ जाता है और वो सभी से कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज करना बंद कर दो क्योंकि बिना पावर के हम ह्यूमन से और हमारे मैजिक को सेंस नहीं कर पाएंगे। इधर बचे हुए डीमंस वापस से अपने लीडर के पास आ चुके थे और उनका लीडर कहता है कि अब हमें सभी मैजिक स्टोन को ब्लास्ट करना होगा जिससे कि ये टाउन और यहाँ के लोग भी मारे जाएंगे। और दूसरी तरफ मैटी सोच रहा होता है कि अब मुझे उन सभी डीमंस को एक साथ खत्म करना होगा। तभी एक डीमन पर अटैक होता है और वो अटैक गियोस ने किया होता है जिसके बाद डीमंस गियोस से लड़ने लगते हैं। इधर मैटी को भी गियोस की पावर सेंस होने लगती है और वो आकर देखते हैं कि वहाँ पर गियोस डीमन से लड़ रहा होता है। मैटी भी 2 डीमंस को मार देता है और बचे हुए डीमंस को आयरिस अपने स्पेयर से मार देती है। उसके बाद बस वो हाई रैंक का डीमन ही बच गया होता है और गियोस मैटी से कहता है कि ये फाइट हम दोनों के बीच में होगी इसलिए तुम बीच में मत आना। और मैटी उसकी बात समझ जाता है और गियोस उस डीमन से लड़ने लगता है, पर उसके अटैक डीमन पर काम नहीं कर रहे होते जिसे देखकर मैटी कहता है कि डीमंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन गियोस हार नहीं मानता है और वो अपने मैजिक का यूज करके उस डीमन पर अटैक करता है जिससे कि उस डीमन को चोट लगती है। और मैटी सोच रहा होता है कि इसने इतनी जल्दी इस मूव को कैसे सीख लिया, पर इस आयरन कटर मैजिक का यूज करने से गियोस को चोट भी लगी होगी। वो डीमन गियोस पर अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है और गियोस की हालत अब खराब हो चुकी होती है जिसे देखकर मैटी उस डीमन से लड़ने के लिए आ रहा होता है, पर गियोस उसे मना कर देता है और वो दोबारा से खड़ा होकर उस डीमन से लड़ने लगता है। गियोस एक बार फिर से अपना मैजिक यूज करके अटैक करता है और उस अटैक से डीमन को चोट लगती है। फिर डीमन भी गियोस से अपना सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक यूज करने के लिए कह रहा होता है और इधर गियोस भी अपना अटैक करता है, पर गियोस के अटैक से वो डीमन नीचे गिर जाता है और कुछ देर के बाद गियोस भी नीचे गिर जाता है। मैटी और सभी गियोस के पास आते हैं और इधर गियोस हंसते हुए कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। फिर वो डीमन अल्मा और लूरी पर अटैक किए जा रहा होता है, तभी मैटी उसको आकर रोक देता है और मैटी को उस डीमन के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने लगती है। जिसके बाद वो डीमन मैटी से कहता है कि अब हम जल्द ही मिलने वाले हैं। इतना कहने के बाद वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। मैटी बताता है कि जिसने भी उस डीमन को कंट्रोल किया था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन था
था और वही डीमन था जो कि डंजन सिटी के डीमंस को कंट्रोल कर रहा था। इधर गियुस मैटी से जल्दी उसको हील करने के लिए कहता है और मैटी उसको हील कर देता है। सभी डीमंस के मरने के बाद उस टाउन के लोग भी वापस से नॉर्मल हो गए होते हैं और गियुस कहता है कि इन सभी लोगों से मैं बात करता हूँ। फिर गियुस उन सभी से कहता है कि मैं एक एस रैंक एडवेंचरर हूँ जो कि यहाँ पर रेडिना किंगडम से आया हूँ और अब से यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। गियुस मैटी से कहता है कि अगर इस टाउन का कोई भी लोड नहीं है तो एस रैंक एडवेंचरर होने के कारण मैं यहाँ का लोड बन सकता हूँ। फिर वो एक आदमी को बुलाता है और वो आदमी बताता है कि मैं यहाँ का फैक्ट्री का ओनर हूँ, जिसके बाद गियुस उसको इस टाउन का लोड बना देता है। ये सुनकर मैटी और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इस आदमी के ऊपर डाल रहा है। फिर गियुस मैटी को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने का परमिट दे देता है और उससे कहता है कि अगली बार हम जब मिलेंगे तो मैं पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। इतना कहने के बाद गियुस वहाँ से चला जाता है और मैटी भी अपने सफर पर जाने लगता है। वो सभी कुछ दिनों के बाद वहाँ उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक एशियन रन दिखाई देता है और मैटी मन में ही कहते हैं कि मैंने इस रन को बनाया है। उसके बाद वो सभी रन्स के अंदर जाने लगते हैं और आयरिस कहती है कि क्या मैं इस जगह को तोड़कर इंट्रेंस ढूंढना शुरू कर दूं? पर मैटी मना कर देता है क्योंकि उसको पता था कि आयरिस की पावर इस रन्स को नहीं तोड़ पाएगी। फिर मैटी अपने मैजिक का यूज करता है जिसके बाद रन्स का एंट्रेंस ओपन हो जाता है और मैटी उसके अंदर जंप कर देता है और वो अल्मा और लूरी को भी जंप करने के लिए कहता है। वो दोनों जंप करने में बहुत ही ज्यादा डर रही होती पर अपने मैजिक का यूज करके वो दोनों भी नीचे आ जाती है जहाँ वो उस डिवाइस को देखती है जिसके बारे में मैटी ने उन्हें बताया होता है। फिर मैटी उन दोनों से कहता है कि यहाँ एशियन रन के अंदर बहुत ही सारे रेयर वेपन्स हैं, तुम जाकर उन्हें ढूंढ सकती हो और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और आयरिस कहती है कि मैं यहाँ पर खाना ढूंढने के लिए जा रही हूँ, जिस पर मैटी कहता है कि इस जगह पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा और वैसे भी 1000 साल के बाद वो चीज खराब हो चुकी होगी। फिर लूरी मैटी के पास एक सोड लेकर आती है जिसे देखकर मैटी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इस सोड को मैंने बनाया था पर ये बहुत ही ज्यादा काम की नहीं है। और इधर अल्मा एक स्पेयर को लेकर आ रही होती है जो कि बहुत ही ज्यादा भारी होता है और मैटी से कहती है कि आयरिस स्पेयर का यूज कर सकती है। मैटी उसको बताता है कि वो स्पेयर बहुत ही खतरनाक है और इसका यूज करके आयरिस हम सभी को मार सकती है। जो सुनकर अल्मा डर जाती है और फिर आयरिस वहाँ पर एक बॉक्स लेकर आती है जिसमें बहुत ही सारे कैंस होते हैं और वो कहती है कि ये कैन फूड है। लेकिन जैसे ही वो उस कैन को ओपन करती है उसको पता चलता है कि कैन फूड खराब हो चुका है। फिर मैटी एक टूल को उस डिवाइस पर रखता है और बताता है कि मुझे ये डिवाइस फैक्ट्री के अंदर मिली थी। जिसके बाद मैटी उस डीमन का पता करने की कोशिश करता है लेकिन तभी उन्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक सेंस होने लगती है। मैटी बताता है कि जाडुइस का सीट टूट चुका है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है जिसे मैं नहीं हरा सकता हूँ। ये सुनकर अल्मा और लूरी दोनों हैरान हो जाते हैं और अल्मा मैटी से पूछती है कि उसको हराने का कोई तो रास्ता होगा। मैटी बताता है कि अगर हम ह्यूमंस उसे एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो 100 साल तक भी उसको नहीं हरा पाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो वो डीमन पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है और मैटी सोचने लगता है कि हमें उसको किसी भी तरह तो रोकना ही होगा। फिर आयरिस कहती है कि उसको हराने के लिए हम किसी स्ट्रॉन्ग वेपन का यूज कर सकते हैं और मैटी को आयरिस की बात सुनकर याद आता है कि उसने एक लेजेंडरी सोर्ड को भी बनाई थी। जिसके बाद वो लूरी से सोर्ड मांगता है और उसको डिवाइस पर रखकर वो लेजेंडरी सोर्ड को ढूंढने लगता है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो लेजेंडरी सोर्ड एस किंगडम के ट्रेजर रूम में है और मैटी कहता है कि हमें जल्दी से एस रूम में वापस जाना होगा। उसके बाद वो सभी आयरिस पर बैठकर किंगडम की तरफ जाने लगते हैं और तभी उन्हें रेडियस की पावर फील होती है। मैटी बताता है कि रेडियस हमारे पास आ रहा है और उसके पहुंचने से पहले हमें उस सोर्ड को ढूंढना होगा। इसलिए मैटी अल्मा और लूरी दोनों को मैजिक स्टोन देता है और उनसे कहता है कि ये मैजिक स्टोन सोर्ड ढूंढने में मदद करेगी। तब तक मैं जाडुस को रोकता हूँ और लूरी मैटी से कहती है कि उसको मैटी पर पूरा यकीन है कि वो उस डीमन को जरूर हरा देगा। इतना कहने के बाद वो दोनों बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं और एस किंगडम के अंदर आ जाते हैं। वो दोनों सीधा कास्टल की ओर भागना शुरू कर देते हैं। इधर मैटी आयरिस से कहता है कि अब हमें जाडुस को रोकना होगा और वो बताता है कि मैं जाडुस को रोकने के लिए उसका स्पेस मैजिक सील करने की कोशिश करूंगा जिससे कि वो यहाँ पर आ न सके। और इधर लूरी और अल्मा दोनों कास्टल की ओर जा रही होती है और लूरी अल्मा से कहती है कि मैटी उस डीमन को हरा देगा, इसलिए हमें जल्दी से उस सोर्ड को ढूंढकर मैटी को देना होगा। और उसके बाद वो दोनों घर की छत पर चले जाते हैं। तभी उन्हें मैजिक फील होता है और इधर मैटी जाडुस को रोकने के लिए उसका स्पेस मैजिक को सील करने की कोशिश कर रहा होता है पर जाडुस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है जिस वजह से वो उसको नहीं रोक पाता है और सभी आसमान में ऊपर ड्रैगन की ओर देख रहे होते हैं। मैटी सोच रहा होता है कि डीमंस उस बैरियर के अंदर नहीं जा सकते लेकिन जाडुस उस बैरियर को तोड़ सकता है, इसलिए मुझे उसको रोकना होगा जब तक लूरी और अल्मा दोनों सोड लेकर नहीं आ जाती हैं। फिर वो आयरिस को अटैक करने के लिए कहता है और आयरिस अपने ड्रैगन ब्रीथ का यूज करके
उस जारड्यूस पर अटैक करती है, लेकिन जारड्यूस को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता है और जारड्यूस मैटी को देखकर कहता है कि तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, इसलिए मैं तुम सभी ह्यूमंस के साथ मार दूंगा। वो मैटी पर अटैक करता है, लेकिन मैटी उसके अटैक से बच जाता है, पर तभी उसको पता चलता है कि वो अटैक आयरिस के लिए था और मैटी अपने बैरियर मैजिक का यूज करके अटैक को रोक देता है। तभी जारड्यूस मैटी पर अटैक करता है और उससे कहता है कि तुम मेरे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते हो। इधर लूरी और अल्मा दोनों ट्रेजर रूम के पास होती है और वो गार्ड से कहती है कि हमें अंदर जाना है, पर गार्ड्स मना कर देता है और कहता है कि बिना किंग के परमिशन के तुम ट्रेजर रूम के अंदर नहीं जा सकते हो। ये सुनने के बाद लूरी कहते हैं कि हमें इनसे फाइट करके अंदर जाना होगा और तभी वहाँ पर कुछ और गार्ड्स किंग के साथ आ जाते हैं। लूरी किंग को बताते हैं कि हमें ट्रेजर रूम के अंदर एक वेपन चाहिए जिससे कि मैटी उस डीमन को हरा सके और किंग जल्दी से ट्रेजर रूम को खोलने का ऑर्डर्स देता है और लूरी और अल्मा को जल्दी से वेपन ढूंढने के लिए कहता है और लूरी और अल्मा दोनों ट्रेजर रूम के अंदर चले जाते हैं। इधर मैटी और आयरिस दोनों जारड्यूस के अटैक को नहीं रोक पा रहे होते और जारड्यूस मैटी से कहता है कि तुम बहुत ही कमजोर हो, इसलिए मुझे तुम्हें जल्दी से मारना होगा। और इधर मैटी भी बहुत ही इंजर्ड हो चुका होता है और वो कहता है कि मुझे लूरी और अल्मा का वेट करना होगा, शायद से अब मुझे अपनी लाइफ को खतरे में डालकर इस फाइट को करनी होगी। इधर लूरी और अल्मा दोनों ट्रेजर रूम में स्वॉर्ड को ढूंढ रहे होते हैं और लूरी का मैजिक स्टोन ग्लो करने लगता है, जिसके बाद उसको वहाँ पर लेजेंडरी स्वॉर्ड मिल जाती है और उसको लेकर बाहर आ रही होती है। इधर जारड्यूस को भी पता चल गया होता है कि मैटी उसका टाइम वेस्ट कर रहा है और वो किसी चीज का वेट किए जा रहा है। फिर जारड्यूस अपने मैजिक से बैरियर पर अटैक करता है, लेकिन मैटी उसके अटैक को रोक देता है और तभी जारड्यूस उसके पीछे आ जाता है। वो मैटी से कहता है कि मैंने पहले ही किंगडम के अंदर कुछ डीमंस को भेज दिया है और मैटी को याद आता है कि जारड्यूस मरे हुए डीमंस को भी रिसीव कर सकता है। इधर लूरी के सामने एक डीमन आ जाता है और लूरी और अल्मा दोनों मिलकर उस डीमन को हरा देते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि ये डीमन बैरियर के अंदर कैसे आ गया। तभी वहाँ पर एक और डीमन आ जाता है और उन सभी से स्वॉर्ड मांगने लगता है, पर लूरी वो स्वॉर्ड देने से मना कर देती है। फिर वो डीमन दो स्टूडेंट्स को देखता है जिसे उसने पकड़ कर रखा था और वो उन दोनों से कहता है कि अगर तुमने मुझे वो स्वॉर्ड नहीं दी तो मैं इन दोनों को मार दूंगा। और इधर मैटी को भी किंगडम के अंदर डीमंस की पावर सेंस हो रही होती है। जारड्यूस दोबारा से अटैक करता है, पर इस बार वो आयरिस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे मैटी रोक लेता है। जारड्यूस मैटी से कहता है कि तुम इन कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करके बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। और दूसरी तरफ वो दोनों स्टूडेंट्स अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गए होते हैं, पर लूरी उन्हें मरने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो उस स्वॉर्ड को नीचे रख देती है। और इधर मैटी सोच रहा होता है कि मैं इसको अभी नहीं हरा सकता हूँ, इसलिए मुझे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना होगा और मैं रीकार्नेशन होकर इस डीमन को जरूर हराऊंगा। पर तभी मैटी को अपने दोस्तों की याद आने लगती है और वो सोचता है कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ। वो दोबारा से जारड्यूस से लड़ने लगता है और इधर प्रिंसिपल एडवर्ड और बाकी सभी स्टूडेंट्स भी वहाँ पर आकर उस डीमन पर अटैक करते हैं, जिसके बाद अल्मा और लूरी दोनों उस डीमन को खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ मैटी अपने लाइफ फोर्स का यूज करके जारड्यूस से लड़ रहा होता है और मैटी और आयरिस दोनों जारड्यूस पर अटैक करते हैं, जिसे जारड्यूस रोक लेता है और आयरिस वापस से लड़की के फॉर्म में आ जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। और लूरी उससे कहती है कि तुम्हें जल्दी से मैटी को वो लेजेंडरी स्वॉर्ड देनी होगी, जिसके बाद अल्मा उस स्वॉर्ड को मैटी की तरफ फेंकती है और जैसे ही मैटी उस स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए आता है, इतने में जारड्यूस मैटी पर अटैक करके उसको मार देता है। मैटी को ऐसे देखकर सभी हैरान हो गए होते हैं और लूरी रोने लगती है और वो जोर से मैटी का नाम चिल्लाती है, जिसके बाद मैटी की चोट हील हो जाती है और जारड्यूस से और लड़ने लगता है। मैटी जारड्यूस को थैंक्स कहता है और वो बताता है कि इस लेजेंडरी स्वॉर्ड की पूरी पावर का यूज करने के लिए मुझे मरना पड़ेगा। मैटी जारड्यूस को थैंक्स कहता है और बताता है कि इस लेजेंडरी स्वॉर्ड को पूरी तरीके से यूज करने के लिए मुझे मारना पड़ेगा, लेकिन तुमने मुझे मारकर मेरा काम आसान कर दिया। जिसके बाद अब इस स्वॉर्ड की पावर पूरी तरीके से वापस आ चुकी है और मैं भी पहले से बहुत ही पावरफुल हो चुका हूँ। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं और मैटी जारड्यूस से भी फास्ट हो जाता है और जारड्यूस को यकीन नहीं हो रहा होता कि कोई ह्यूमन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। जिसके बाद मैटी उससे कहता है कि मैं ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर हूँ, जिसके पास वीकेस्ट क्रिस्ट है। और इतना कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड से जारड्यूस पर अटैक करके उसको मार देता है। मरने से पहले जारड्यूस मैटी को बताता है कि अभी बहुत ही सारे डीमंस हैं जो कि स्ट्रॉन्ग है और इतना कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। मैटी इस बैटल को जीत जाता है और लूरी उसके पास आकर उसको हक कर लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें ठीक देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फिर प्रिंसिपल एडवर्ड भी वहाँ पर आते हैं और मैटी को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहते हैं। वो बताते हैं कि अब इस किंगडम को कुछ भी नहीं हुआ है, बस कुछ बिल्डिंग ही टूट गई जिसे वो रिपेयर कर लेंगे। इधर मैटी बताता है कि इस स्वॉर्ड में अभी थोड़ी पावर बची हुई है जिसे मुझे रिलीज करना होगा और जैसे ही मैटी उस स्वॉर्ड की पावर को रिलीज करता है
तो उस पावर की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ी तबाही आ जाती है और सभी ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर अगले दिन मैटी और सभी किंग के पास आते हैं, जहाँ पर किंग मैटी और सभी को रिवॉर्ड देते हैं। मैटी कहता है कि मुझे अपनी एडवेंचर लाइफ को आगे एंजॉय करना है और आयरिस रिवॉर्ड में बहुत ही सारा खाना मांगती है। फिर उसके बाद वो सभी ट्रेजर रूम में आ जाते हैं और मैटी कहता है कि यहाँ पर कुछ भी रेयर नहीं है। उसके बाद वो आयरिस के सर पर एक एरो देखता है और उसको याद आता है कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में एक बो को बनाया था और वो सेम बो अल्मा को भी देना चाहता है। फिर वो सभी एक शॉप पर मटेरियल के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर शॉप ओनर उन्हें बहुत ही सारे मटेरियल्स दिखाता है और मैटी उन्हें खरीदने के लिए मान जाता है। इधर आयरिस को भी एक क्रिस्टल अच्छा लग रहा होता है और वो मैटी से कहती है कि मुझे ये क्रिस्टल चाहिए, जिस पर मैटी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा क्रिस्टल बना दूंगा। दूसरी तरफ लूरी एक पेंडेंट को देख रही होती है और अल्मा मैटी से कहती है कि तुम्हें लूरी को एक ज्वेलरी गिफ्ट करनी चाहिए। इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।